बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्शन रिसर्च टूल किट वर्कशॉप डे 13, ट्यूसडे मई 6। आज हमारी इस वर्कशॉप का लास्ट दिन है। और आज की वर्कशॉप या आज का जो हमारा दिन है, जो बुनियादी टॉपिक है हमारा, वो है एआई। कि हम किस तरीके से अपनी एजुकेशन या रिसर्च के अंदर एआई को यूज़ कर सकते हैं। अब असूलन देखा जाए तो हमें जो एआई की इंपॉर्टेंस की वजह से, जो एआई का रोल है, उसकी वजह से हमें चाहिए था कि हम पूरी एक वर्कशॉप हमारी सिर्फ इसी टॉपिक पर होती। लेकिन चूंकि हमारे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है और इसके अलावा असल जो हमारा मकसद था वो सिर्फ एक्शन रिसर्च था, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वर्कशॉप के अंदर हम पूरे एआई को कवर करने की कोशिश करें। अगर हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर एआई के ऊपर एक डिटेल्ड वर्कशॉप हो। जनरेटिव एआई क्या है और किस तरीके से उसको क्लासरूम में यूज़ किया जा सकता है, एआई की मौजूदगी में क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, एआई की मौजूदगी में असेसमेंट का क्या मतलब है। जिस तरीके से हम लोग इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि आईसीटी या कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अलग से सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ें, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसका हर कोर्स के अंदर इसका अमल दखल होना चाहिए। मसलन अगर आप इंटर के अंदर बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, राइट, तो अब होता है कि इंटर में मैथ्स पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर साइंस का अलग सब्जेक्ट है। होना क्या चाहिए था कि फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर ही कंप्यूटर की कोई रिलेटेड चीज़ शामिल होती। फॉर एग्जांपल ग्राफिंग का कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा होता कि जी अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, थ्री वेरिएबल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो आपने जो है ना सॉफ्टवेयर की मदद से उसका ग्राफ भी आपने लाजमन ड्रॉ करना है। अगर इस तरीके से होता तो फिर ये मसला नहीं होता कि हमारे बच्चों के अंदर कि सर हमने तो कभी कंप्यूटर पढ़ी नहीं, हमने तो मैथ्स पढ़ी थी या फला केमिस्ट्री पढ़ा था। ठीक है, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो एज ए टूल है, अगर देखा जाए गौर करें तो। अच्छा, यही चीज़ हमें बीएड में नजर आती है। बीएड के अंदर हमारे पास आईसीटी का एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम जैसे तैसे करके पास कर लेते हैं। लेकिन फिर हमारा बच्चा जब जाता है अपनी अपनी फील्ड के अंदर, तो वहां पे वो कंप्यूटर को अपने कॉलेज में अपनी टीचिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाता। सबसे बैन मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल आपको यही है कि आप लोग पूरे तमाम अरसे में पढ़ते हैं कि जी आर्ट्स एंड क्राफ्ट और फॉर एग्जांपल आप लोग विजुअल एड्स वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन जब आप अपनी क्लास में जाते हैं, अपने टीचर्स में देखते हैं पिछले 12 या 14 सालों में आपको कितने ऐसे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने इन चीज़ों को यूज़ किया। तो यही चीज़ होती है, नजर आती है कि हर टीचर बोलता है कि जी कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए, कंप्यूटर बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन फिर कितने टीचर्स जो है कंप्यूटर की यूज़ कर रहे होते हैं। अब आप लोग की एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि आप लोग एक चैलेंजिंग ज़माने में अपनी फील्ड में दाखिल होने वाले। आप में से 2.5 के जो है इंशाल्लाह ताला अगस्त के अंदर ही जॉब के लिए जॉब ज्वाइन कर चुके होंगे और आप बाकी जो है वो जनवरी में करेंगे। लेकिन अब आप लोग ऐसे मौके पे अपनी इस प्रोफेशनल फील्ड में शामिल हो रहे हैं कि जब एआई हर जगह पहुंच चुकी है। अब आप देखो किस तेजी से जो है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। जब हम यहाँ, मैं इस कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था, आई थिंक 2023 था, तो उस वक्त यहाँ पे 2-3 टीचर्स को चैट जीपीटी का पता था, सबको नहीं पता था। और मुझे याद है कि मैंने 1-2 टीचर्स को चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन था उसके मैंने ऑप्शन दिखाए थे, देखिए इसमें ये भी मौजूद है, इसमें वो भी मौजूद है। और अब आप ये देखें कि इस वक्त कोई एक एप्लीकेशन ऐसे बता दो जिसके अंदर एआई का जिक्र ना हो रहा हो, तो व्हाट्सएप के अंदर भी वहां पे एआई मौजूद है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अपना बच्चा है, जो आपका स्टूडेंट है, उसको तो आपसे ज्यादा पता होगा क्योंकि वो शुरू से एआई यूज करता हुआ आ रहा होगा। जबकि आप जो है अभी हाथ पैर मार रहे होगे कि यार ये एआई क्या है, या चैट जीपीटी में किया था, वो अभी तक आप उसी में, उसी के तो होते हैं ना तालमेल मिलाने में लगे हुए होंगे और बच्चा आपसे आगे जा चुका होगा। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट ने बताया, अभी जो हम लोग अपनी क्लास में इंफोग्राफिक्स वगैरह करवा रहे हैं, तो उन्होंने अपना फीडबैक दिया कि मैंने अपनी फला कुलीग को बताया, अपने रिश्तेदार को बताया कि हम लोग ने कॉलेज में ये सीख रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, अरे ये बात है, ये तो हम अपनी क्लास में जो हमारी 5वीं 6ठी जमात के बच्चे उनसे ये काम करवा रहे हैं, उनसे हम लोग कैनवा पे काम करवा रहे हैं। तो खुद अपने उनके अल्फाज से उस स्टूडेंट के कि देखो उन बच्चों को मुझसे ज्यादा आता है, मुझे अभी तक इतना नहीं आया कि मैंने कैसे इंफोग्राफिक बना ले। तो इससे तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि हमारा मतलब, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इंफोग्राफिक्स के अंदर उस बच्चे ने ये प्रॉब्लम फेस देखी, नोट की कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको उससे ज्यादा आता है। तो देखो यही वाला प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे एआई के हवाले से। ठीक, तो बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश होगी अगले सेमेस्टर के अंदर हम एआई के ऊपर भी एक अच्छी सी वर्कशॉप हो जाए हमारी। और एज ए टीचर ये वो चीज़ है जिसके बगैर अब गुजारा नहीं है। और जितने अच्छे इदारे हैं वहां पे अभी से इस बारे में बात हो रही है कि एजुकेशन का जो पूरा सेंस है ना उसको चेंज करने की जरूरत है। जो एजुकेशन के अंदर जितनी भी चीजें हमने इतने सालों के अंदर जमा की, अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की भी बात कर रहे हो, आप खुद देखो यार उसमें से कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो एआई से मुतासिर हो रहे हैं। अगर आप कहते थे कि जी मैंने बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए उसको ऐसे लिखवाया, अब वो बच्चा एआई से लिख कर लेकर आ रहा है, तो कैसे पता चला कि भाई बच्चे में क्रिएटिविटी है? समझ मारी मेरी बात?
अब आपने तो इतने अर्से तक यही किया था ना कि बच्चे से ऐसे लिखवा लिया, बच्चे ने बड़ा अच्छा ऐसे लिखा तो आपने भी समझा कि मेरे बच्चे को आ गया। लेकिन वो आपका बच्चा जो है, आपका स्टूडेंट जब वो एआई से लिखवा के ला रहा हो तो अब कैसे पता? अच्छा, फिर लेक्चर के अंदर भी बात देखो, कल तक क्या था कि आपसे लेक्चर ले लिया, ओके, आपका लेक्चर नहीं अटेंड किया, चलो यूट्यूब पे वीडियो देख ली। अब क्या हो रहा है कि आपकी गैर मौजूदगी में वो तमाम सवाल जवाब किससे कर सकता है? एआई से। जो चीज आपसे समझ में नहीं आ रही वो एआई से आ रही है। अब सवाल ये होता है कि इस एआई की मौजूदगी में आपका क्या रोल रहा, या आपकी क्या इंपॉर्टेंस रही? हमने देखा है ना कॉलेज में और मैट्रिक के लेवल पे बच्चे अमूमन अटेंडेंस इतनी नहीं होती। हम कहते हैं क्यों नहीं है, बच्चा कोचिंग सेंटर में पढ़ के आ रहा है, या बच्चा जो है नोट से पढ़ के आ रहा है। ऐसा ही है, बास टीचर्स, नाइला नाइला बास टीचर्स के नोट्स बड़े मशहूर हैं, ठीक है, कि फना टीचर के नोट्स ले लो, फना के ले लो, और इतने में आप सर पर पीट रहे होते कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लेक्चर है, लेने आ जाओ, लेकिन वो नोट्स पर ही इत्तेफा करके बैठा हुआ है। अब जब वो एआई से जब सारी चीजें पूछ रहा होगा तो आपकी क्या जरूरत पड़ी है उसको? तो बहरहाल ये जो एआई का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, और आप लोग ऐसे मौके पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन कर रहे हैं जब एक ट्रांजिशन पीरियड के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तब्दीली के हवाले से हमने डिटेल में आप लोगों को ना कोई ट्रेन किया है, और आई डोंट नो ये हमारे सिलेबस के अंदर कब जाके ये तब्दीली आएगी। अभी तक तो हम आईसीटी को रो रहे हैं कि आईसीटी भी ढंग से नहीं पढ़ाई जा रही है, ढंग से उसका सिलेबस नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि एआई पे बारे में कब ये सब बातें शुरू होंगी। बहरहाल, अब जो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ने आपको हमने पैराफ्रेजिंग वगैरह के ऊपर पूरा बात बताई थी, और फिर मुझे पता चला कि सर मुमताज भी इस पर वर्कशॉप करा रहे हैं। आप लोग में से किन किन ने उस वर्कशॉप को अटेंड किया? तो खत्म हो गई है? क्या, दोबारा बोलो? डे 3 कल होगा, ठीक है। तो अब हमारे उनके कॉन्टेक्स्ट में मतलब हमने क्यों पैराफ्रेजिंग का टॉपिक छेड़ा था, हम क्यों पैराफ्रेजिंग की तरफ गए थे? असल जो मकसद था वो हमारा ये था कि एआई को एज असिस्टेंट हमने यूज करना है, ओके, अपने हेल्प के लिए यूज करना है, ना कि उसको हम एज अ ऑथर यूज करें, ठीक है। अब देखो, अब जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को जरा सही से समझने की कोशिश करना। हमारे यहाँ पे एआई के हवाले से मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा लोगों के अंदर मौजूद है, और इस वजह से तुम्हारे लिए जरूरी है कि जब तुम अपने एक्शन रिसर्च पे काम कर रहे हो तो तुमने अपने टीचर से, सुपरवाइजर से एआई के बारे में बात करनी भी है या नहीं करनी। अब ये बात थोड़ा समझना। देखो, हमारे बास टीचर्स ये समझते हैं, या हम लोग में से बास लोग, मैं टीचर का लफ्ज गलत यूज कर रहा हूँ, हम में से बास लोग ये समझते हैं कि एआई तो बस ऐसी चीज है कि उसके अंदर अब कहोगे वो पूरा तुम्हें बना के दे देगा, जो तुमने कहा वो करके दे दिया। अब मसला क्या हुआ कि जैसे तुमने काम किया, मेहनत से काम किया, एआई को एज असिस्टेंट यूज किया, लेकिन सामने वाले को तुमने कहा जी मैंने एआई यूज किया है, उससे खट से जहन में आया कि इसने खुद कौन सा किया, सारा काम एआई से कराया होगा। समझ रहे हो बात को? जबकि बात क्या है, पीछे तुम्हारी अच्छी खासी मेहनत हुई है, लेकिन चूंकि उसके जहन में मिसकंसेप्शन है, वो समझ रहा है कि एआई को जादू की चीज है जिसकी मदद से जो है ना सारे काम बैठे बैठाए हो जाते हैं, इसलिए वो उसके अपने मिसकंसेप्शन की कीमत तुम अदा करोगे। वो तुम्हें समझेगा कि तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया। और ये चीज कॉमन है कि सिर्फ आपकी एजुकेशन की फील्ड में नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस के अंदर भी ऐसा ही है। कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी, उनको एक प्रोजेक्ट बनाना था, वो एआई से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहे थे, अब उनका नहीं बन रहा था, अब वो पेड वर्जन वगैरह यूज कर रहे थे। आखिर में जब मुझसे बात की तो मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी काम होगा, आप एआई की मदद से आपने पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उसके बाद वन बाय वन आपने हर पेज पे जाके अलग अलग से हर फीचर पे अलग काम करना होगा, उसमें यकीनन आप एआई की हेल्प लें। लेकिन अब जैसे आप सोच के बैठे हुए कि बस जो हमने एआई को कह दिया पूरा का पूरा बना के देगा, अभी वो वक्त नहीं आया। अच्छा, वो वक्त क्यों नहीं आया? मसला ये है कि ये जितनी भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है ना, इसके पीछे पूरा जो बिजनेस चल रहा है ना कंप्यूटर साइंस का चला, ये चल रहा हाइप के ऊपर। चीज को इतना उछाला जाता है, इतना उछाला जाता है कि आदमी कहते हैं यार इसके लिए बगैर चारा नहीं है। मसलन फोन की मिसाल है, हर नया फोन आता है, आपने देखा उसके स्टार कैसे होते हैं, वो आपको कन्विंस करते हैं इसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। एप्पल की इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, शायद मैंने पहले भी डिस्कस की हो, हर जगह एआई एआई का वर्ड यूज होता है, एआई एआई एआई। इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्पल वालों ने उसका नाम क्या रखा? एप्पल इंटेलिजेंस। और दावा किया कि जी इसकी मदद से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी तक वो नहीं कर सके। अगर आप लोग इन टेक रिव्यूज वगैरह को देखें तो नजर आएगा कि एप्पल इंटेलिजेंस जिसका उन्होंने नाम रखा वो अभी तक फेल हो रहा है, वो उसका जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो वाला काम उनमें नहीं मिल पा रहा। बताने का मकसद ये है कि तमाम कंपनीज हाइप क्रिएट करती हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है। अब ये ऐसे ही है जैसे आप हकीम के पास दवाई के लिए जाएं और बोले मेरे सर में दर्द हो रहा है मुझे ये दवाई चाहिए, तो वो आपको जो भी चीज होगी वो इस तरह से बेचेगा, आप बोलेंगे कि यार इसमें तो पता नहीं मैं जहानत में मेरी बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा, मेरे स्किल्स में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। असल में काम वो क्या कर रहा है? वो तो सौदा बेच रहा है। तो एआई के बारे में यही हुआ है कि एआई के जितने बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी रिव्यूज आ रहे हैं, बस वो जमाना आने वाला है कि इंसानों की जरूरत नहीं रहेगी और हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से करीब पहुंच गए। भाई वो अपना उनका धंधा है, ठीक है, तो ये शेयर्स पे पूरा काम चल रहा होता है। अगर आपको पता हो,
आपने शेयर्स खरीदे हुए स्टॉक मार्केट के अंदर, जब इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी आपकी अपनी जो फाइनेंशियल जो आपकी अपनी वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। बस ये चीज़ है। अगरचे ये दावा किसी हद तक सही है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा काम एआई को दे दिया। तो एक तो हमारे पास कैटेगरी के लोग होगा जो समझते हैं कि जिनके जहन में ये है कि एआई से सब कुछ हो जाता है, तो बेहतर है वहां पे एआई का जिक्र ही ना करें, क्योंकि वो आपकी सारी की सारी मेहनत के ऊपर डाल देंगे पानी। वो समझेंगे नहीं कि भाई इसने कुछ खुद भी कुछ किया है, नंबर वन। अच्छा, अब दूसरा एक हमारे पास कैटेगरी आती है जो एआई की इंपॉर्टेंस को तो समझती है। अब वो बच्चे से डिमांड करते हैं कि जैसे बच्चा एक्शन रिसर्च करके लेकर आया है, तो वो चेक करते हैं कि क्या ये इसने एआई से काम करवाया है या खुद किया है। ओके, ऐसे टूल्स ऑनलाइन मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि हम आपका जवेरिया जो ये दावा करते हैं कि हम आपका काम देख के चेक करके बता देंगे एआई ने लिखा है या खुद लिखा है। अब मसला यहाँ पे ये है कि ये जो टूल्स हैं जो ये चेक करने का दावा कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है। ओके, और वो खुद दावा करते हैं कि हमारे रिजल्ट के अंदर आ जाता है फॉल्स पॉजिटिव। शायद रिसर्च में ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव पड़ा हो। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब जो समझ लीजिए जैसे हम आपकी इन्विजिलेशन कर रहे हैं और मैं कहूँ कि नाइला तुमने नकल कर रही हो, हालांकि नायला ने नकल नहीं की। बात सिर्फ इतनी थी कि नायला ने थोड़ा सा कान खुजाया, थोड़ा सा इधर उधर देखा और हमने कहा कि यार ये नकल कर रही, हालांकि वो नकल नहीं कर रही थी। अब यही चीज जो ऐसे ऑनलाइन टूल्स मौजूद है जैसे टर्न इट इन, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं। आज मुझे हिना ने एक लंबी सी लिस्ट भेजी है, क्विल बोट हो गए वगैरह, तो वो सब दावा करते हैं कि हम एआई जनरेशन टेक्स्ट को डिटेक्ट करके बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि वो 100% एक्यूरेट नहीं होते। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने टीचर को बताया कि मैंने एआई से काम किया, या आप उसने अपने तौर पे एआई से उस चीज को जज किया, उस टूल से जज किया, वहां पर आ गया कि जी इसके अंदर 50% टेक्स्ट जो एआई जनरेटेड है, लेकिन पता चला काम आपने खुद किया था, उसकी गलती है। हुआ क्या कि आपने बड़ी मेहनत से उसके अंदर बड़ी एक्यूरेसी का ख्याल रखा, ग्रामर की मिस्टेक्स दूर कर दी, आपने वोकैबुलरी की स्पेलिंग मिस्टेक्स दूर कर दी, अच्छी वोकैबुलरी इस्तेमाल की, अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए। हमारे सारे बच्चों की इंग्लिश एक जैसी नहीं है, हमारे पास अच्छे बच्चे भी हैं जिनकी इंग्लिश पहले से बेहतर है। अब उसने उसको भी बदल दिया एआई के चक्कर में। अब यहाँ पे वो जो टीचर था उसने कहा नहीं यार ये तो तुमने एआई से काम कराया। अब आप कस्में खा रहे हैं नहीं नहीं मेरा काम है, वो कह रहे हैं नहीं ये तो सॉफ्टवेयर से आ रहा है कि एआई से आया। अब मसला यहाँ पे क्या है कि हर किसी को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि ये जो टूल्स हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं है। एक कंपनी के अंदर वहां पे ट्रांसलेशन का काम करवाया जा रहा है, तो उन्होंने अपने रिमोटली काम हो रहा था, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज से कहा कि भाई जो आप लोग सबमिट करोगे ट्रांसलेशन करके उसको हम चेक करेंगे, अगर आपने एआई से किया होगा तो हम आपको पिनलाइज करेंगे, आपको आपकी तनख्वाह कटेगी, ज्यादा किया तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे। अब उन लोगों ने यही शिकायत की कि यार काम हमारा अपना होता है लेकिन वो सॉफ्टवेयर उनको जो फॉल्स डिटेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग की जो है तनख्वाह कट रही है और हमें से बाद लोगों को जॉब से भी निकाल दिया गया। ठीक है, अब इसमें दो बातें हो गई। सबसे पहली बात तो ये कि देखो हमारे लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे लोग जो है वो इन तमाम चीज़ों के बारे में एक तो पढ़ते ही नहीं है, मतलब अपने आप को अप टू डेट रखने की कोशिश नहीं करते। हम सब पढ़ते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा होता, नंबर वन। नंबर टू, अगर करते भी हैं तो अपने आप को महदूद रखते हैं एजुकेशन तक। उन लोगों के जहन में ये है कि एआई या कंप्यूटर साइंस एक अलग चीज़ है, वो कंप्यूटर साइंस वाले बंदे का काम है कि एआई की देखे। हालांकि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में इतनी दाखिल हो चुकी हो कि हर जगह पे आपको एआई एआई नजर आ रही हो, तो ये अब आपका भी काम है कि अपने आप को एआई के बारे में अप टू डेट रखें। अब खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसे सुपरवाइजर के हत्थे चढ़ गए कि उसने कहा कि मैंने तो डिटेक्ट किया था इसमें तो एआई यूज हुई है, तो तुम फिर दोबारा फंस गए, एक प्रॉब्लम। अच्छा, फिर तुम एक और उसका एस्पेक्ट किया कि तुम कल टीचर बने और तुमने बच्चों का डेटा लेके चेक करना शुरू किया, तुमने बच्चे पर इल्जाम लगा दिया कि तुमने एआई से किया है, तो आप भी गलत कर रहे हो। बात समझ में आई ये वाली? हाँ, अलबत्ता अब ये भी नहीं है कि तुम समझो कि जी हमने बहुत अच्छा काम किया और टीचर खामा खामा बुरा भला कह रहा है। टीचर को बाज़ दफ़ा अंदाज़ा हो जाता है बच्चों के स्किल्स का कि यार इससे जैसी इंग्लिश इस्तेमाल की है ऐसी इंग्लिश अमूमन लोग नहीं करते, तो यकीनन उसने एआई से कराया। तो बहरहाल एक डाउट टीचर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि शायद मेरी बात गलत हो, लेकिन आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई दोनों चीज़ें पॉसिबल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब उस दिन जो हमने सबसे पहले जो मैंने टेनेटिन के अंदर आप लोग को पूरा रिव्यू दिखा रहा था उस दिन, और कुछ लोगों ने मुझे ईमेल वगैरह की कि हमारे डॉक्यूमेंट को चेक कर लें, और डॉक्यूमेंट को चेक करके मैंने वापस उनको रिजल्ट भेज भी दिया। तो उसके अंदर अगर आप उस दिन हमने सिर्फ देखा था सिमिलैरिटी को कि दूसरा ऑनलाइन रिसोर्सेज से कितनी सिमिलैरिटी आ रही है। ओके, अब इसमें मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये कितना कम करना चाहिए। पहली बात तो है कि सुपरवाइजर क्या कह रहा है। अब सीधी सी बात है, अक्सर सुपरवाइजर यहाँ पे टेनेटिन को यूज ही नहीं कर रहे, लेकिन आपको फिर भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आप जिस फील्ड में जा रहे हो अभी, अब जल्द प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हो, तो वहां पे तुम्हें ये सारे काम करने होंगे।
भले जैसे चाहे सबमिट करा दो, अपना तो तुम्हें पता हो। बात समझ में आ रही है? लेट्स से कि नायला ने अगर अपनी डॉक्यूमेंट भेजी है, नायला ने अपनी डॉक्यूमेंट के एनालिसिस पढ़ लिया, अब उसके जहन में इतना तो आ जाएगा, यार मैंने ये वाला काम किया था, उसमें सिमिलरिटी आ रही है, तो एक एटलीस्ट उसको अवेयरनेस हो गई। अब कल कला जब वो टीचर बनती है, कल कला वो काम करती है, तो यार वहां पे जब वो ऐसे टूल्स को यूज करेगी तो वो फेमिलियर तो होगी, उसने रिपोर्ट देखी थी होगी, और खुद अपना भी पता होगा कि जब मैंने काम खुद किया था तो उसमें सिमिलरिटी आ गई थी, तो दूसरे के बच्चे में भी आ सकती है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? वैसे एचईसी की ये गाइडलाइन है कि किसी भी एक सोर्स से, ठीक है, किसी भी एक सोर्स से 2% से ज्यादा सिमिलरिटी नहीं हो सकती, और ओवरऑल जो है वो 20% से कम होना जरूरी है। तो जिनकी ज्यादा आ रही है, मेरा मशवरा है एज एन एक्टिविटी आप लोग उसको कम करने की कोशिश करो। अगेन सिर्फ डिग्री लेना मकसद नहीं है, हमने आगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। तो अब जो अभी भी मैं वर्कशॉप का लास्ट डे है, इसके बाद भी आप लोग के पास मेरी ईमेल मौजूद है, डिस्कॉर्ड में मौजूद है, आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज सकते हैं, और मैं उसको मतलब एनालाइज करके आप लोग को भेज दूंगा। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर उसको सीगा राज में रखा जाएगा, उसकी सीक्रेसी का ख्याल रखा जाएगा, तो आप लोग परेशान ना हो कि आपने जो बड़ा एक बहुत बड़े बड़े कारनामे जो सर अंजाम दिए वो आप ही किसी और को नहीं पता चलेगा। ठीक है, परेशान ना हो इस बारे में। लेकिन मैं अगेन कहूंगा, सुपरवाइजर कहे ना कहे आप ये एक्टिविटी करो जरूर, आपको एटलीस्ट पता हो कि होता क्या है। अच्छा, फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब उस सिमिलरिटी इंडेक्स के साथ साथ ना वहाँ पे एआई की परसेंटेज भी आ रही थी, तो आज जो है ना हम उस डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा एआई वाले भी देखते हैं, फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे काम कैसे करवाना है। ये जो हम लोग ने उस दिन बात की थी, आप लोगों से पैराफ्रेजिंग वगैरह की पूरी बात की थी, यार उसके पीछे हमारा जो असल मकसद था, देखो यकीनन सर मुमताज ने भी पूरा कवर किया होगा, और मजे की बात यह है कि अभी फातिमा और आयशा दोनों ने पैराफ्रेजिंग का थोड़ा सा गलत जवाब दिया कि पैराफ्रेजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि सिमिलरिटी ना आए। यार पैराफ्रेजिंग हम इसलिए करते हैं कि दूसरे के ख्यालात को अपने अल्फाज में इजहार करना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप रिसर्च, जैसे हमने कहा था लिटरेचर रिव्यू करते हो रिसर्च के अंदर, और क्या करते हो कि दूसरे, जो हमने न्यूटन का वो बताया था, जो न्यूटन का बड़ा मशहूर कॉल है कि मैंने इतने दूर तक देखा इसलिए कि मैंने अपने से पहले वालों के कंधों पे खड़े होकर देखा था। तो आपने दूसरे, है ना, तो आपने दूसरों के काम को तो वैसे भी रेफर करना है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। आप लोग के लिए जरूरी है कि जो भी उसने काम किया उसको अपने अल्फाज में लिख के अपने लिए लिखना जरूरी है, इसलिए हम पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। बिलफर्ज अगर टैलेंटेड ना होता तो क्या हम पैराफ्रेजिंग नहीं करते? समझे मेरी बात को? पैराफ्रेजिंग तो आपने लाजमन करनी है, वरना क्या होता है कि हम सबके रिसर्च पेपर्स में क्या होता है, हम हर जगह पे कोटेशन 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 डाली हुई होती। असल मकसद क्या होता है कि भाई आप पढ़ो समझो अपने अल्फाज में बयान करो, ये हमारा मकसद था। ठीक है, और फिर रिफ्रेजिंग के अंदर हमने देख लिया कि जो हल्की फुल्की रिफ्रेजिंग होती है, सिनोनिम्स वाले, ये सब चीज़ें तो वैसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है, और आप लोग जो है मतलब वो पकड़ा जाता है। और वैसे भी ये वाला काम नहीं करना चाहिए, हमें पैराफ्रेजिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, अब पैराफ्रेजिंग पे बात या ब्रेन स्टॉर्मिंग पे जो हमने बात शुरू की थी, उसका मकसद ये था ताकि हम एआई से अपनी मर्जी का काम करवा सकें। ठीक, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। देखो कैलकुलेटर की वजह से हमारा काम आसान हुआ। कैलकुलेटर से पहले क्या होता था कि बाकायदा लोग ऐसे हायर किए जाते थे, पहले तो लॉग वगैरह यूज होता था, अब बाकायदा हुकूमतों ने, कंपनीज ने ऐसे लोगों को हायर किया हुआ होता था जिनका काम ही कंप्यूटेशन करके रखना होता था। जो कंप्यूटर का वर्ड है ना वो वहीं से आया है, कि ऐसे लोगों को बाकायदा हायर किया हुआ था जो कंप्यूट करके रखते थे। जब ये 1928 वगैरह के आसपास जब अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था और लोग बड़े पैमाने पे बेरोजगार हुए थे, तो वहां पे लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए अमेरिकी हुकूमत ने एक काम ये भी किया था कि यार आप लोग आ जाओ, बैठ के इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करो। और उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके वो पूरी पूरी बुक्स प्रिंट होती थी। मकसद ये होता था, यूँ समझ लो, लेट से कि तुम्हें जो है 145 मल्टीप्लाई पे फला कुछ ऐसा नंबर चाहिए, तो जाके तुम उस टेबल से निकालोगे, उस बुक से देख के उसका आंसर लिख लोगे, खुद कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर आ गया, लेकिन क्या कैलकुलेटर आने से हम सब इंजीनियर बन गए? ठीक है, एक और मिसाल ले लो, पेंटिंग की मिसाल ले लो। पहले पेंट वगैरह, ब्रशेस वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होते थे, उनको बनाना भी बड़ा कठिन काम होता था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हम लोग अभी जब जाते हैं, मिस सईद फातिमा जैसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट करवा रहे हैं, हम में से कितने लोग जो है पेंट बनाना सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे। हम जाके मार्केट से परचेज करते हैं, तो क्या हम सब आर्टिस्ट बन गए? आपको ऐसी भी मिसाल मिलेगी कि बाज घरों के अंदर मुलाजिम है। अब अगर कोई बंदा जो है घर के सारे काम मुलाजिमों के हवाले कर दे और खुद कुछ ना करे, तो क्या ऐसे घर चल पाता है? एफिशिएंटली वही लोग काम कर पाते हैं जो अपने मुलाजमीन से सही से काम करें। अच्छा, अब जो लोग ऐसे हैं कि जो मुलाजिम के सर पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, हर वक्त टेंशन में, गाड़ी का ड्राइवर रखा हुआ है, यार ड्राइवर ने पेट्रोल वो ऑयल चेंज करवाया नहीं करवाया, पेट्रोल भरवाया नहीं भरवाया, वो गाड़ी को जो है खामा खामा इधर से उधर उसको फजूल में तो नहीं चला रहा, एसी तो नहीं चला के रखा हुआ, वो भी परेशान रहते हैं, फायदा कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर रखा हुआ फिर भी परेशान है।
और जिन लोगों ने बिल्कुल ड्राइवर के हवाले कर दिया वो भी परेशान, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई। एक बैलेंस रखना जरूरी है। हमारे लिए आज की इस वर्कशॉप के अंदर हम थोड़ी सी इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम किस तरीके से एआई को एज अ असिस्टेंट यूज करें, और मुस्तकबिल इसी चीज का है। आप में से जितने भी लोग ये हिमाकत कर रहे हैं या चाहते हैं ये हिमाकत करना कि हम जाके चैट जीपीटी में लिखेंगे राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर माई थीसिस या फॉर माई एक्शन रिसर्च, टॉपिक ये है, तो वो लोग गलत कर रहे हैं। मुमकिन है इस तरीके से आप लोग यहाँ तो पास हो जाओगे, लेकिन ये आगे चल के आप लोग ने बुरी तरह से फंस जाना है। ठीक है, हमें एआई से कैसे यूज करना है उस बारे में आज बात करेंगे। एज ए असिस्टेंट उसको यूज करना है, ठीक है। और उसके अंदर आपका अपना इनपुट लाजमन लाजमन होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं। अब अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। देखो, एक वर्क फ्लो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, ओके। और मैं ये नहीं कहता कि ये वर्क फ्लो फाइनल है, लेकिन मैं काम करने के एक्शन रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि तुम लोग एआई को इस तरीके से यूज करो। सबसे पहले हमने बात की थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ठीक है, कि अच्छी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। आपके ख्याल में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का क्या फायदा हुआ? कुछ किया, नहीं किया, मलिया, क्या फायदा हुआ? कुछ समझ में आया? ठीक है, जूबिया। ओके, आपकी इंट्रोडक्शन के ब्रेनस्टॉर्मिंग में कितने पॉइंट्स हैं? 4th है। ओके, ठीक है, गुड। तो बहरहाल यहाँ पे आप लोग के अपना फीडबैक से हमें पता चला कि जी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का हमें फायदा हुआ। क्या आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर लैंग्वेज बिल्कुल सही लिखी थी? एक्यूरेट लैंग्वेज लिखी? नहीं लिखी। क्या गलतियां थी उसके अंदर? जी बिल्कुल थी। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मकसद ही ये है कि बस एक तूफान आया हुआ है और अपने तमाम ख्यालात को हम पेपर पे मुंतकिल कर रहे हैं। अगला जो स्टेप है करने का, वो है स्ट्रक्चर। जो कुछ भी लिखा है उसको तुम एक स्ट्रक्चर दो, और यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग के पॉइंट्स को तुम ऑर्डर से लिखो। किस पॉइंट का कहाँ से क्या ताल्लुक है, किसको पहले आना चाहिए, किसको बाद में आना चाहिए। और उसके बाद रोल आता है आपका प्रॉम्प्ट का, कि यहाँ पे जाके आपने एआई को प्रॉम्प्ट दिया। ओके, अब देखो पहले के जो 2 स्टेप है उसके अंदर कहीं पे एआई इन्वॉल्व हो रही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग कौन कर रहा है? खुद कर रहे हो। स्ट्रक्चर में कौन लेकर आ रहा है? खुद कर रहे हो। आखिर में तीसरे स्टेज पे जा रही है प्रॉम्प्ट। लेकिन जब प्रॉम्प्ट से आपके पास एक आउटपुट आ गया, तो आपने वहां पे इक्तफा नहीं किया, उसके बाद आपने एक और काम किया। कौन सा काम किया सर? इवेलुएट किया। क्यों? क्योंकि आप उससे अभी भी बेहतर है। अच्छा, किसी ने कहा नहीं सर एआई ज्यादा बेहतर है, मसलन चलो मान लेते, क्या पता उसकी इंग्लिश आपसे बेहतर हो, क्या पता उसने बाद ऐसी चीजों के ऊपर उसकी नजर गई हो जिस पर आपकी नजर ना गई हो। अभी कल मैं काम कर रहा था तो मैंने पूरा कोड लिखा, फिर मैंने एआई को फीड किया कि मुझे बताना इसमें ये गलतियां हैं या नहीं है। उससे 3 गलतियां निकाली। अब एक तरीका था तीनों गलतियों पे मैं कहता अच्छा हाँ यार मेरी गलती है, नहीं, मैंने इवेलुएट किया तो पता चला कि उसमें 2 बातें उसकी गलत थी, एक बात सही थी। समझ रहे हो बात को? तो फिर मैंने उसको बताया कि नहीं ये यूं नहीं यूं है, तो उसने कहा हाँ जी अब आपकी एक गलती बचती है, बाकी 2 गलतियां नहीं है। ओके, फिर मैंने कहा ये जो तुम गलती कह रहे हो क्यों कह रहे हो, मुझे समझाओ। जब समझाया फिर मैंने देखा, गौर किया, समझ में आया कि हाँ जी बात सही है। अगर आप लोग ये समझोगे एआई हमसे सुपीरियर है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से, या चलो मुमकिन है उसकी नॉलेज थोड़ी आपसे ज्यादा हो, तो आप बहुत बड़ी गलती, मिस्टेक कर रहे हो। आपका क्या काम है कि उसके जो भी आउटपुट आता है उसको लाजमन इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करना इस वजह से भी ज़रूरी है कि उसकी हर बात सही नहीं होती, ठीक है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि यार आप चाह कुछ और रहे हो, वो कर कुछ और रहे, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ज़रूरी नहीं उसका आउटपुट सही हो। अब आप कहोगे यार साहब जो भी बोलते हैं वो तो लंबी लंबी जवाब दे रहा होता है, ठीक है। असल में आपने देखा है कि जो आप लोग के खानदानों में कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार यकीनन होगा कि जाकर जो भी उससे बात करो वो आगे से हर मसले का हल बताएगा। आप कहेंगे कि जी फला की रिश्ता नहीं आ रहा, उसका भी हल बता देगा। फला का रिश्ता आ गया, वो अपने शौहर से खुश नहीं है, उसका भी हल बता देगा। फला के बच्चे बदतमीज है, उसका हर चीज का हल उनके पास होता है। असल में बात ये नहीं उनके पास हर मसले का हल होता है, बात ये होती है कि बस वो बात करने के माहिर होते हैं, हर मौके पे कुछ ना कुछ बोलना है। ये जो जिनको हम एआई कहते हैं ये बुनियादी तौर पर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और इनका काम बस यही है कि बस पटर पटर गुफ्तगू करना, दैट्स इट। इसमें इंटेलिजेंस नहीं है। ओके, अब अगर से आप लोग चूंकि इस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो मैं ये भी बता दूं कि अब ये चीज बात चल रही है कि यार LLM से जितना काम लिया जा सकता लिया जा चुका, अब इसमें दूसरी टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत है ताकि इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ सके। LLM चैट जीपीटी का जो पहला था, ये सब उन सब का असल कमाल ये था कि वो इस काबिल थे कि वो आपसे ह्यूमन नेचुरल तरीके से बात कर सके। असल कमाल बस ये था।
और एलएलएम का जो मकसद होता है वो यही होता है, इससे ज़्यादा कोई उसका मकसद नहीं है। बात समझ में आई? तो अगर आप एलएलएम से ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये समझदार है, ये हकीम है, ये ज़हीन और फ़तीन इस किस्म की कोई चीज़ है, नहीं भाई वो नहीं है, वो कोई दानिश्वर नहीं है। उसका काम सिर्फ बस इतना है कि बात करना। अब आपने एक चीज़ नोट किया, अगर आप लोग एआई की फील्ड से थोड़ा देखते हो, अब बात हो रही है रीजनिंग मॉडल की, बात हो रही है, सुना आपने रीजनिंग मॉडल? वो जो डीप सीक के बारे में आया था, रीजनिंग मॉडल, थिंकिंग मॉडल, ठीक है। चलो अगर मैं दिखाता हूँ अभी, तो ये जो थिंकिंग मॉडल वगैरह है, अभी देखो बिल्कुल बात खत्म घूम गई ना, बात रीजनिंग मॉडल की बात हो रही है, थिंकिंग मॉडल की बात हो रही है। इसलिए हो रही है कि वो एलएलएम से जितना आप तेल निकाल सकते हो तो निकाल लिया, अब खत्म। अब हमें दूसरे टेक्निक्स की जरूरत है। अलबत्ता एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट आपके जहन में हो कि भाई ये एआई वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। आपका काम है कि आपने उसको लाजमन इवेलुएट करना है, वरना आप उसको कुछ भी बोलोगे वो दे देगा। अब एक बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग कहते हैं, और ये टीचर्स भी ने गलती की है, वो चैट जीपीटी से बोलते हैं कि रेफरेंसेस के साथ हमें लिख के दो, और रेफरेंसेस एपीए स्टाइल में हो, वो लिख के दे देता है। वो कहता है हाँ जी देखो उसने काम कर दिया, और भाई वो उसके अंदर कई दफ़ा वो गलत रेफरेंसेस दे रहा होता है, क्योंकि उसमें इतनी सलाहियत तो है नहीं वो बोले कि यार मुझे नहीं पता। जैसे वो हमारे खानदान के ऐसे लोग जो नहीं बोलते ना कि यार हमें नहीं पता, सॉरी मुझे नहीं पता, वो हर चीज़ के बारे में, वो इसराइल का मसला, फ़लस्तीन का मसला, कश्मीर का मसला, ज़िंदगी के हर चीज़ के बारे में उनको बोलने का शौक है। तो ये भी इनके साथ भी ये मसला होता है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब पता है ना? जैसे आप चीज़ों को इमेजिन करें, मैं हेलुसिनेट करूं कि मसलन वहाँ कमरे से कोई निकल के आ रहा है, मसलन, हालांकि वहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये हेलुसिनेशन का मसला कहलाता है कि एलएलएम के अंदर ये खामी है कि उसको नहीं पता होता लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। तो हेलुसिनेशन का मसला होता है, इसलिए बहरहाल आपके लिए एवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में आ गया रिफाइन एंड ओन, क्या यार अब आप उसको रिफाइन करके अपनी लैंग्वेज में उसको लेकर आओ। अपनी लैंग्वेज में नहीं लेकर आओगे वो चीज़ तुम्हारी नहीं हुई। टीचर ने तुम्हें बाईपास कर भी दिया, ठीक है, टीचर ने कहा हाँ जी जाने दो कोई बात नहीं, बच्चे ने काम किया है, मसला, लेकिन आगे चल के तुम फंस जाओगे। देखो आगे जिन भी स्कूल्स में जा रहे हो, जितनी भी अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे आप देख लो अच्छे खासे डिमांडिंग काम हो रहा है। वो आपसे कह रहे हैं पहले से लेसन प्लान बनाया हुआ, लेसन प्लान से आगे पीछे ना हो, अब तुम सारा काम एआई से करोगे वहाँ पकड़े जाओगे। वहाँ पे फिर तुम किस तरह से स्टैंड आउट करोगे? और सिर्फ बात सिर्फ ये नहीं होती कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जॉब है कि तुम एज ए टीचर कर रहे हो, क्या पता करिकुलम डिजाइनर हो, क्या पता आपको लिखा जाए कि टेक्स्ट बुक लिखनी है, एक्सरसाइजेज लिखनी है, ऐसे भी जॉब्स हैं हमारे पास। तो उन जॉब्स में तुम अगर सारा काम एआई से करोगे तो किस तरह से कर पाओगे? आपके अंदर इस सलाहियत का भी होना जरूरी है कि जो एआई डेटा दे रही है उसको आप रिफाइन करके अपने अल्फाज में लिख सको। अगेन, जब इंशाल्लाह एआई के हवाले से बात, ये मतलब एक इंपॉर्टेंट स्किल बन चुका है। आप अपने आने वाले दिनों में अपने स्टूडेंट्स को यही समझाओगे एआई को यूज तो करो लेकिन उसको अपने अल्फाज में तुम्हारे अंदर लिखने की सलाहियत हो। जैसे कैलकुलेटर से मैंने इक्वेशन सॉल्व कर ली, साइंटिफिक कैलकुलेटर जितने भी होते हैं अब तो और भी अच्छे आ गए, उनमें ये पूरी कैपेबिलिटी होती है, पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उस इक्वेशन को इस्तेमाल कैसे करना है वो तो तुम लोग खुद करते हो ना। कहाँ पे कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी, कौन सी इक्वेशन इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करी, काम तो तुम्हारा होता है, आप पे सॉल्व करते हो। और फिर जब सॉल्व करते हो तो सोल्यूशन से हमें क्या मतलब निकल रहा है ये भी तुमने करना होता है, ठीक है। जवेरिया पीछे रूम में बात कर लो, पीछे रूम में, ये बात हो गई। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले स्टेज की थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो 5 स्टेप्स दिखाए हैं, अगेन ये मतलब मैं समझता हूँ जो अपने तजुर्बे की रोशनी में, या ये आप फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ ये 5 स्टेप्स बहुत हैं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। अगर आपने डायरेक्टली प्रॉम्प्ट एआई के ऊपर जंप करने की जो कोशिश की थर्ड में, तो आप गलती कर रहे हो, आपका काम हाई क्वालिटी नहीं होगा। मैं एक्शन रिसर्च या एग्जाम पास के नुक्ता नज़र से बात नहीं कर रहा, मैं इस नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ कि आप बाहर जब निकलोगे तो आपको वहाँ पे किसी चैलेंज का सामना ना करना पड़े। जब चैट जीपीटी का पहला बीटा वर्जन आया था मैं उस वक्त से यूज़ कर रहा हूँ, शुरू से मैंने पेड वर्जन यूज़ किया है, और इसके अलावा अब तो बहुत सारी मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ। तो अपने तजुर्बे की रोशनी में मैं समझता हूँ कि आप लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है मुझे है, उसकी रोशनी में बता रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह से जंपे लगाई आप लोग काम सही नहीं कर सकोगे। और आप लोग पहले स्टूडेंट नहीं हो, प्रोग्रामिंग के हवाले से मैं ऐसे स्टूडेंट से मैं राब्ते में रहा हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैंने पढ़ाया है, और मैंने बार बार यही चीज़ नोट की है कि जो लोग इस तरह से डायरेक्ट जंप करने वाली हरकतें करते हैं ना, वो फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आगे जाके फंस जाते हैं। असल तरीका यही कि ऊपर से शुरू करो, क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारा मकसद है, उसको पूरा बनाओ, ठीक है, फिर उसको स्ट्रक्चर दो, उसके बाद तुम आगे बढ़ो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, और अगर आप गौर करो तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स या स्पेलिंग की मिस्टेक्स वाज़े तौर पर नजर आ रही है, सेंटेंस पूरे नहीं है। इंटेंशनली कोशिश ये की है कि भाई इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हों ताकि आपके जहन में ये बात आए कि जी ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि डेटा आपका 100% एक्यूरेट हो।
यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, आप चाहते हो तो उर्दू में लिख लें, कोई मसला नहीं है। बुनियादी बात क्या है, लेट्स से कि हमने ये बात नोट की ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर कि भाई हमारे कॉलेज या हमारी क्लास के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास 6 के अंदर साइंस को, तो बच्चे जो है पढ़ाई के अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे, साइंस की क्लास में इतनी दिलचस्पी, बेटा बैग बाहर रख कर आना, तो बैग लैब में नहीं रखो प्लीज। चलो आप जाए, नेक्स्ट टाइम काइंडली बैग लैब में मत रखिएगा। ठीक है जी, तो बच्चों का इंटरेस्ट वेरी लो है। ओके, कोई बड़ी फैंसी इंग्लिश इस्तेमाल नहीं की, आई हैव ऑब्जर्व दैट माय स्टूडेंट्स इन फला फला, नहीं, जुमला के भाई इंटरेस्ट जो उनका लो आ रहा है। ठीक है, बच्चे जो है वो इधर उधर देख रहे होते हैं, दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, बोर्ड की तरफ कोई भी नहीं देख रहा होता, सवालात कोई नहीं पूछते, सिर्फ 2 से 3 बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, लैब पुरानी है हमारी, लैब ओल्ड थिंग्स मिसिंग। ओके, अगेन तुम देखो जुमला किस किस्म का बना हुआ है, लैब ओल्ड थिंग्स मिसिंग, कोई जुमले का कोई तुक नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग से मैं क्या चाह रहा था, कि हमारी लैब के अंदर सामान पुराना है और लैब के अंदर जो है वो चीजें भी हमारी मिसिंग है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं मालूम करना चाहता हूँ क्लास के अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं है, और किस तरह से मैं क्लास के अंदर ज्यादा एक इंटरेक्टिव या इंगेजिंग क्लास बनाने की कोशिश करूँ। और साथ ही साथ मैंने अपने कुछ आइडियाज भी लिख दिए, मे बी ग्रुप वर्क, शायद ग्रुप में काम करें, शायद जो है कोई हम एक्टिविटी करा ले तो क्लास जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गए। यहाँ ब्रेनस्टॉर्म वाली बात समझ में आई। अगेन जुमला कोई सा भी जुमला पॉलिश नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने पूरी क्लास के तमाम इश्यूज को कैप्चर कर लिया, क्लास के अंदर शायद ये इश्यूज हैं, और मेरा अपना आइडिया ये चल रहा है कि यार मैं यूं कर रहा हूँ तो शायद जो है ना मेरी काम चल जाए। ठीक है, अब आगे बढ़े, थोड़ा सा पहला स्टेप क्या था हमारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग का कर लिया हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अब वो है स्ट्रक्चर का, कि अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं किस तरह। अब तुम देख रहे हो इसके अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम डिटेल्स, पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, सिग्निफिकेंस, रिसर्च, इन सब डाला है। अब तुमने कहा कि सर ये सारे कॉन्टेक्स्ट, ये सारा हमारा स्ट्रक्चर होता नहीं, कोई जरूरी नहीं, वो मैंने बताया ना, आप अपना करते हो, मुमकिन है आपके पास कॉन्टेक्स्ट ना हो, मुमकिन है प्रॉब्लम डिटेल्स ना करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन तुम देखो पुराना वाला स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर सेंटेंसेस में पूरा फर्क नजर आ रहा है। पहले क्या था, रैंडमली जुमले, अब उन्हीं जुमलों को मैं तरतीब से लेकर आ गया कि यार क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या प्रॉब्लम डिटेल्स है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रिसर्च है। क्या तुमने इन्हीं हेडिंग्स को यूज करना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या तुमने इसी ऑर्डर में करना है, नहीं, जरूरी नहीं। असल बात क्या है कि जो तुमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, अब उन जुमलों को तुमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि ये जुमले किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, इसमें किस हवाले से क्या बात हो रही है। ठीक है, और उसको फिर तुम लेकर आगे बढ़े और उनको तरतीब से लेकर आए। आप लोगों ने जिन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, ओके, जिन्होंने अपने टॉपिक्स पे की है, स्पेशली जो मेरे साथ रिसर्च कर रहे हैं, अब जब आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है सेक्शन के लिहाज से, लिटरेचर रिव्यू की हो गई, रिसर्च क्वेश्चन की हो गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हो गई, बैकग्राउंड की हो गई, अब आपका क्या काम है, या इवन आपने जो है मेथोडोलॉजी की कर ली, या हमने इस तरीके से डेटा को एनालाइज करना, अब उसको स्ट्रक्चर लेकर आओ कि हमने पहला काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, बाकी काम क्या करना है, हर जुमला तरतीब से पूरा आ रहा है। ठीक है, और तीसरा स्टेज क्या था हमारा, एआई का। अब हम यहाँ पे बात शुरू करेंगे एआई के हवाले से। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एआई प्रॉम्प्ट की। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि सर ये एआई प्रॉम्प्ट क्या है। देखो, एआई को जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं ना, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं, तो एआई के जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसके पूरा कॉन्टेक्स्ट देके तुमने ये काम इस तरीके से परफॉर्म करना है, वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। लेकिन प्रॉम्प्ट लिखना भी एक आर्ट है, और बाकायदा यहाँ पे वर्कशॉप्स करवाई गई हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना कि हमारा तो बस रिफ्रेजिंग की वर्कशॉप्स हो रही हैं, लेकिन बाकायदा प्रॉम्प्टिंग की वर्कशॉप कराई जा रही है कि एआई को प्रॉम्प्ट देते कैसे। बाज लोगों ने ये कारोबार भी किया हुआ है कि वो कहते हैं प्रॉम्प्ट सेल कर रहे हैं। आप जाते हैं, वो कहते हैं जी ये वाली प्रॉम्प्ट है $5 की, तो मुझे ये बताओ इसका मतलब ये हुआ कि जो एआई को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसकी वैल्यू है या नहीं है, तभी तो वो खामा खामा कारोबार तो नहीं कर रहा, उसके खरीदार मौजूद हैं। तो अब एआई को जो प्रॉम्प्ट देना है, ये भी एक स्किल है, ये भी एक आर्ट है कि आपने कैसे देना है। अगर आप उसको सही इंस्ट्रक्शन नहीं देते, गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपने सही इंस्ट्रक्शन नहीं दी, बाहर वापस क्या आएगा, गार्बेज बाहर आएगा। तो एआई को सही इंस्ट्रक्शन देना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसी की मदद से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो आपकी मर्जी के बिल्कुल एन मुताबिक आए, किसी भी किस्म की आपकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर इबहाम मौजूद ना हो, उसको समझ में आ रहा हो कि मैंने करना क्या है। ये चीज कहलाती है प्रॉम्प्ट। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देके कोशिश करेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या है, उस पर बात करेंगे। जी वहाँ ले लो। ठीक है, हम बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या है और किस तरीके से हम लोग अपने प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया, आधे घंटे तक हमने तकरीबन बैकग्राउंड पे बात की है। अब जो मैं कुछ एआई के टूल्स हैं उसको आप लोग को दिखाता हूँ,
और थोड़ा सा कोशिश करते हैं उसको डेमो देने की। अगेन टाइम पूरा नहीं है, काश कि हमारे पास और दिन हो, लेकिन बहरहाल अभी इतना तो है कि आप लोग एटलीस्ट इंट्रोडक्शन मिल रहा है, ये भी बहुत है। इसको बिस्मिल्लाह करके इसमें आगे बढ़ें। हम यहीं मौजूद हैं, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई चीज़ जहन में आए तो आप आके पूछ सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप वर्कशॉप का इंतजार करें, आप आगे पूछें, हम आगे बढ़ते हैं, आगे कोई ना कोई चीज़ निकलते आ जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले जो मैं चीज़ आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ, स्क्रीन थोड़ी सी टेढ़ी है, कोई इशू तो नहीं है, इतना काम हो जाएगा। अच्छा देखो, सबसे पहले जो इसमें मैं काम दिखाना चाह रहा हूँ कि यार हम लोग कौन सी एआई को यूज़ करें, ठीक है। मैं यहाँ पे, अब आप लोगों ने चैट जीपीटी वगैरह का सुना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मशवरा दूंगा कि आप लोग गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करें, ओके। अब आप कहेंगे सर गूगल एआई स्टूडियो को क्यों यूज़ करें? देखिए, एआई इस वक्त हमारे पास बहुत सारी है, ठीक है। क्लॉड के नाम से भी है, चैट जीपीटी भी है, डीप सीक हो गई, और आपके लामा है, बहुत सारे इसके इस वक्त इंजन मौजूद हैं। हर किसी की अपनी खसूसियत है, अपनी खामी है। मेरा जो अब तक तजुर्बा रहा है कि जो हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से जेमिनाई मोर देन इनफ है। किसी ने कहा सर चैट जीपीटी में क्या खामी है? या चैट जीपीटी की खामी मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि यार उसका जो फ्री वर्जन है ना वो लिमिटेड है, और जेमिनाई का जो फ्री वर्जन है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, ओके। तो जो हमारे कामों के लिए मैं समझता हूँ, मैं मशवरा दूंगा जेमिनाई पे रहें, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म काम की तरफ जा रहे हैं। आप लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं। अब होता है क्या है, इसमें एक बड़ा इशू ये आता है कि जैसे जैसे बात आपकी आगे बढ़ती जाती है ना, तो जो एआई होता है ना वो पुरानी बातों को भूलने लगता है। बात समझ रहे हो? आपने उससे पहले जैसे आपने एक सवाल पूछा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, जब आप 20वें सवाल पे पहुंचे, और ये होता है जब आप लोग अपने पास एक्शन रिसर्च की डेटा को इवेलुएट कर रहे होगे, तो बार बार पूछेगा अच्छा अब मैंने क्या करना है, क्या करना है। ये 20 सवाल तो ऐसे ही आप लोग के पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब आप पहुंचते हो फॉर एग्जाम्पल अपने 20वें सवाल पे, तो उसका वो पहला सवाल भूल चुका होता है, ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वो अपने जहन में जैसे कॉन्टेक्स्ट आप लोग को भी पता, कॉन्टेक्स्ट से मुराद के पस मंजर, बैकग्राउंड। अब यहाँ पे ये होता है कि हर एआई की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं है। बास की याददाश्त बड़ी होती है और वो बहुत पुरानी बातों को भी जहन में रख सकते हैं, लेकिन हर किसी एआई की याददाश्त इतनी नहीं होती। गूगल का जो जेमिनाई है, इसकी फ्री वर्जन के अंदर इतनी उसकी टोकन काउंट, उसका कॉन्टेक्स्ट इतना बड़ा है, अब आराम से अपने सारे काम इसके अंदर निपटा सकते हो। टूल्स बेतहाशा है। मेरा मकसद यहाँ पे उस टूल से आगाह करना है जो जो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा दूर तक लेके जा सके, जिसके अंदर आपको ज्यादा माइलेज मिल रहा हो, ओके। बाकी जहां जाके आप फंस गए तो फिर आइएगा, फिर हम अगले स्टेप की बात करेंगे। इसके अलावा आपके पास ऐसी वेबसाइट भी मौजूद है जहां पे उन्होंने एआई का जो कंपैरिजन होता है वो भी दिया हुआ है, कि आप अगर जाके एआई को कंपेयर करें कि भाई ये हमारी जो एआई है फला कौन सी एआई इस वक्त टॉप पर है, क्या है, तो वो उसके बारे में भी आपको बताता है। अब ये एक वेबसाइट मैंने खोली भी है जिसका नाम है आर्टिफिशियल एनालिसिस डॉट ए आई, और ये मैंने टैब खोला हुआ था, आई डोंट नो ये टैब जो है ओके ये आ गया। देखो यहाँ पे उन्होंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है, और ये उस ओवरव्यू के अंदर बता रहे हैं कि जितनी हाईएस्ट बार है ना उतने बेहतर है। मुझे बताओ तुम्हें जेमिनाई 2.45 कहाँ नजर आ रहा है? सेकंड नंबर पे, ठीक है। और ओ फोर मिनी जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर पे नजर आ रहा है। अब ओ फोर मिनी जो है वो पेड है, ठीक है, लेकिन तुम्हें जेमिनाई का जो 2.5 प्रो फ्री में मिल रहा है, चीज मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो कि जो सेकंड नंबर पे चीज है वो तुम्हें मतलब फ्री में मिल रही है, उसके मुकाबले में, पेड के मुकाबले में सेकंड बेस्ट थिंग तुम्हें मिल रही है। अच्छा, ये सिर्फ हम बात करें इंटेलिजेंस की। अगर तुम बात करो स्पीड की, तो स्पीड के अंदर तुम्हें नजर आ रहा है सबसे ऊपर कौन है? जेमिनाई, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने इसका पूरा चार्ट दिया हुआ, ये चार्ट मैंने डाउनलोड भी किया था, ये भी मैं दिखा दूं आप लोग को। अगेन आप इस देख सकते हैं इसके अंदर कि आपका जेमिनाई जो है वो सेकंड नंबर पे है। अच्छा, अब आप कह सकते हो कि सर, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात ये भी बता दूं कि चूंकि ये धंधा है, कारोबार है, तो बास कंपनीज जो हैं वो फेक डेटा के साथ अपने टेस्ट करके ये शो कर देते हैं कि यार हम जो है ना हाईएस्ट मार्क्स पे आए,
और ये अगेन अगर आप लोग टेक न्यूज़ को फॉलो करें तो आए दिन ये स्कैंडल आता रहता है कि फला कंपनी ने फेक तरीके से जीत के जो है ना अपने जो बेंचमार्क्स को उन्होंने डेटा को फॉल्सिफाई किया है। ओवरऑल जेमिनाई की परफॉर्मेंस अच्छी है, रिलायबल है, आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। अब आप कह सकते हैं कि सर जेमिनाई फिर हमने कहाँ यूज करना है। एक तो ये भी जेमिनाई है, आपके मोबाइल पे उसकी ऐप भी मौजूद है। एक जेमिनाई ये भी मौजूद होता है कि जब आप यहाँ पे जो जेमिनाई लिखा हुआ है ना आज जेमिनाई, ठीक है, तो ये भी आप उससे कर सकते हैं। तो हम कहाँ से काम करना शुरू करें? जैसे अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल बिंग पे जाते हैं, bing.com, जैसे गूगल है तो वैसे ही हमारे एक और सर्च इंजन है bing.com का। तो bing.com के अंदर आपको को पायलट का ऑप्शन नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो एट जेमिनाई मैंने लिखा था ना सर्च बार के अंदर, वो यहाँ पे लेकर आ गया था, ये उन्होंने उस को पायलट के मुकाबले में लेकर आए। ठीक है, बात समझ में आ रही है अफसा? जैसे बिंग के अंदर उन्होंने इस चीज का रखा कि आपने को पायलट से कोई सवाल पूछ लें, तो उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे जेमिनाई का रखा हुआ है कि जेमिनाई से कोई सवाल पूछ ले। बाज दफा होता ही है कि हम एग्जैक्टली किसी चीज को सर्च कर रहे होते हैं, वो नहीं मिलती। अब फॉर एग्जाम्पल यार वो एक फिल्म थी, उस फिल्म के अंदर जो था ना ये सीन था, उस फिल्म का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, या नॉवेल था, उस नॉवेल के अंदर ने कम्युनिस्ट कंट्री का जो पादरी होता है, प्रीस्ट होता है, वो आगे चल के पोप बन जाता है। कौन से नॉवेल के अंदर ये बात है? तो बाज दफा गूगल इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होता, लेकिन हम एआई के अंदर ये सवाल उसको ऊपर डिस्क्राइब करके देते तो वो अच्छा जवाब दे देता है कि भाई यहाँ यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है। बाज दफा अगर आप, मैंने कई दफा मुझे ऐसा हुआ कि मूवी वगैरह मुझे याद नहीं आ रही कौन सी मूवी थी क्या था, तो मैंने ऐसे ही सर्च किया तो मुझे मिल गया। तो यहाँ पे जो है ये जो जेमिनाई का ऑप्शन ये है, लेकिन आपने ये यूज नहीं करना। हाँ, आप लोग जो जिस चीज को यूज करेंगे वो है, मैं इनको बंद कर रहा हूँ। आप लोग ने जिस चीज को यूज करना है, आप लोग सर्च करें गूगल एआई स्टूडियो। ये आगे रिजल्ट मैंने पहले से खोला हुआ है, वो रिजल्ट ये रहा। आपने इसको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप अपने सवाल जवाब यहाँ पे करेंगे, पूरी आपकी हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन होती रहेगी, और यहाँ पे जाके आप इसका जो वर्जन वगैरह है उसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रो प्रीव्यू के बजाय जो है फ्लैश को यूज कर लें, ठीक है। लेकिन आप देखिए 2.5 की लेटेस्ट आपको दे रहा है, ओके। अच्छा, अब जो है लेट से हम बात करते हैं थोड़े से अपने पॉइंट्स की कि हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे उसको सेक्शन देता हूँ, ओके। आई एम राइटिंग अ प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन, सेक्शन, फॉर्म। अच्छा मुझे बताना, तुम लोग गौर करना, एआई तुम सब यूज कर रहे हो, तुम लोग भी ऐसे यूज करते हो जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट कर तो मुझे देख के बताना, ठीक है। फॉर माई बीएड, I perform my research in a government school in Karachi, Pakistan. Please use academic tone. ठीक है, academic tone में जवाब दें। Do not use personal pronouns, आई वी वगैरह करके जवाब मत दो, क्योंकि अमूमन जो हमारी जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसके अंदर ये आई या वी या यू वाले वर्ड यूज नहीं किए जाते, ठीक है। लाइक आई वी यू। यूज एक्टिव वॉइस वेयर पॉसिबल, ओके। यूज सिंपल इंग्लिश, okay, and use the version which is common in पाकिस्तान। हाँ जी, कभी इतनी डिटेल में लिख कर बताया उसको? अब यही वाली बात है कि अगर अपने एआई से काम करवाना तो भाई तुमने इतनी डिटेल में ही जवाब देना है, तभी तुम्हारे पास उसका आंसर सही से आएगा। पूछे देखो, पहले मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया करना क्या है, ठीक है, फिर मैं पूरी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि तुम्हें किस किस तरीके से करना है, ओके। योर output should not exceed level at English reading level, ठीक है, या इंग्लिश should not level at English reading vocabulary। मैंने उसको ये भी बताया कि भाई जो लेवल 8 की इंग्लिश है उससे ऊपर मत जाना, ठीक है।
अब आप चाहें तो आप इसको कुछ और कर लें, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें सिंपल जो वर्ड्स होते हैं वो उसको यूज़ करता है, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स को नहीं यूज़ करता। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे कि सर फला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उनको इसी तरीके से पूरी प्रॉम्प्ट बना के दी, कि आप इस तरीके से जो आपके व्हाट्सएप में एआई है ना, उससे आप अपने सवालों का जवाब वगैरह पूछ के टॉपिक्स को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पता चला कि वो फॉर्म मसला सारा हल हो गया। हुआ क्या था कि वो लोग एआई को इतनी डिटेल में बता ही नहीं रहे थे कि तुमने किस लेवल की इंग्लिश को यूज करना है, किस तरह से तुमने जवाब देना है। ओके, अच्छा, योर आउटपुट शुड नॉट यूज सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, डू नॉट यूज लॉन्ग sentences, ठीक है। अच्छा भी, आई विल प्रोवाइड यू माई ideas that I have gathered after a brainstorming session. Your task is to formulate it into a coherent, into few coherent passages. हाँ जी, क्या ख्याल है? समझ में आई यहाँ पे बात? जितनी डिटेल में तुम इंस्ट्रक्शन दोगी उतना ही तुम्हारा एआई जो है बिल्कुल उसको सही से आउटपुट देगा। अब यहाँ पे जो मैंने इसको आउटपुट का फॉर्मेट बताया कि सिंपल इंग्लिश हो, सिंपल सेंटेंसेस हो, लाजिम नहीं होता। जिन बच्चों को फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के अंदर इशू आ रहा था, तो मैंने उनसे ये कहा, उसकी प्रॉम्प्ट में ये डाला कि गिव मी पॉइंट्स, मुझे पॉइंट्स में आंसर देना। ठीक है, उनको मैंने पॉइंट्स का कहा तो उन्होंने मुझे पॉइंट्स में आंसर दिया। अब होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को जब लंबे लंबे पैराग्राफ आते हैं वो देख के घबरा जाते हैं, लेकिन जब पॉइंट्स में आंसर आता है तो वो देख के उनको समझ में आ जाता है कैसे करना है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं बाज दफा काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारे फॉर्मेट है, CSV, TSV, JSON, मैं अपनी मर्जी से उसको बोलता हूँ, ठीक है। बाज दफा होता है कि यूज हेडिंग, सब हेडिंग्स, हम यहाँ पे भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। यूज हेडिंग, सब हेडिंग्स हम डाल देते हैं इसके अंदर। यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स वेयर नेसेसरी, हो गया। अब यहाँ पे पहुंच के आपने अपने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के आइडियाज थे वो आपने यहाँ पे उसको इनपुट किए, और उन ब्रेन स्टॉर्मिंग के आइडियाज की मदद से जो है आपने आगे जो है पॉइंट बताना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पे लिख रहे थे हम लोग क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब फॉलोइंग आर माई, अच्छा जी, अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, कराची के अंदर जो इश्यूज है, प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, और मैंने बार बार जो एग्जांपल दी थी वो अटेंशन की एग्जांपल दी थी, ठीक है। हम इसी पे बात करते हैं। ओके जी, एक इशू यह था कि स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट इंटरेस्ट ड्यू टू द गैप इन देयर स्टडीज ड्यूरिंग कोविड, एक ये आ गया, ठीक है। और बताओ, और कौन सा पॉइंट आ सकता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में, तुम लोग बताओ। नाइला जल्दी बताओ। Students are suffering from AD or HD. Children are addicted to screens. और बताओ, और दोबारा बोलो। अच्छा चलो ठीक है। टीचर्स हैव नो कंट्रोल over what students do at their home. यहाँ पे आपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लिया, घर पे क्या कर रहे हैं, अगेन आपको उसको नहीं कुछ कर सकते। पेरेंट्स do not have awareness on how to improve attention span of their children, ठीक है। ये फिलहाल पॉइंट 5 पॉइंट आ गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब तुम लोग ऊपर जो है ना उसको ये भी कह सकते हो भाई कितना लंबा हो। बाज दफा ये भी होता है कि भाई आप इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, और जब आगे चल के, जब हमने कहा था ना अगले स्टेप के अंदर इवेल्युएट करना है, और अगले स्टेप के अंदर आप लोगों ने उसको रिफाइन करके अपना बनाना है, वो आप कर नहीं पाते, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं। और सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम एग्जाम से एक दिन पहले काम करने बैठते हैं। ये वो हमारी खामी है जिसकी वजह से हमें कोई भी काम ढंग से करने का मौका नहीं मिलता। जिनके एक्शन रिसर्च के, बहरहाल सेवन सेमेस्टर वालों को मैं खास तौर से बोलूंगा कि भाई जून जुलाई की छुट्टियों को ज़ाया ना करो, अपना पूरा काम उसमें कोशिश करो कंप्लीट कर लो, तभी तुम्हारा एक हाई क्वालिटी काम होगा। और इंशाल्लाह ताला जब तुम जॉब मार्केट में जाओगे तो इस पोजीशन में होगा कि अपने उस स्किल्स को तुम लोग आगे कैश करवा सको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये इसी में जो मैंने कहा था, डू नॉट यूज लॉन्ग सेंटेंसेस,
ट्राई टू स्टे विद इन 200 वर्ड लिमिट। ठीक है जी, करें अब, रन करें इसको। वो कह रहे हैं कंट्रोल एंटर, लो कंट्रोल एंटर दबाया, चला गया। अब नजर, अभी मैं बात कर रहा था याद है थिंकिंग के बारे में, रीजनिंग के बारे में बात कर रहा था कि पहले सिर्फ एलएलएम था, अब जो है वो ऐसे मॉडल्स लेकर आए हैं जिसके अंदर थिंकिंग की और रीजनिंग की भी सलाहियत है। तो एक तो ये वाली बात होगी कि एलएलएम के अंदर वक्त के साथ साथ थोड़ी कमजोरियां सामने आने लगी, और दूसरी ये वाली बात है कि हमारा जो थिंकिंग अब जो दौर आ गया वो थिंकिंग मॉडल का आ गया। तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे अपनी थॉट्स को भी दिखा रहा है। अब तुम इस पर क्लिक करो, यहाँ पे वो पूरा बता रहा है कि यार उसने आपकी बात को समझा और किस तरीके से इस नतीजे तक पहुंचा। समझ रहे बात को? अगर मैं इस वक्त आपसे कहूं कि जाके सर आसिम को बुला कर लेकर आओ, तो अब आप क्या करेंगी कि सर आसिम को बुलाना है कहाँ, आईसीटी में। सर आसिम खुद कहाँ होते हैं? फला रूम में होते हैं, वहां नहीं तो स्टाफ रूम में होंगे, वहां नहीं तो प्रिंसिपल रूम में होंगे। अब आप सोच रहे हो ना, तो यही थिंकिंग वाला काम वो यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे एक्सपेंड करके आप उसका थिंकिंग का मॉडल देख सकते हो। जो मेरी अभी तक की मालूमात है, चैट जीपीटी के जो थिंकिंग मॉडल है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव है। चैट जीपीटी के थिंकिंग मॉडल, यानी कि जिसके अंदर पूरा थिंकिंग आ रहा हो। और लेकिन जो जेमिनाई के अंदर ये आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका ये आ गया। अब आप जरा पढ़ लो इसको, जूबिया जरा पढ़ के सुनाओ, जोर से बोलो। Government schools in Karachi face complex challenges impacting students' education. A concern is students' engagement, attention during lessons. Recent disruptions to schooling created gaps in students' learning, affecting overall interest. Factors outside the school environment also influence students' attention level. High levels of screen time among students affect their ability to focus for extended periods. Additionally, conditions such as attention, hyperactivity disorders, ADHD, may affect some ओके students. गुड। अच्छा अब, अच्छा अब ये तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन ही किया था ना, अभी तो हमने इसको इवेलुएट भी करना है और अपने अल्फाज में लिखना है। अभी तक जो आपने इवेलुएट किया, जो शुरू के 2 पैराग्राफ पढ़े, इसमें कोई गलती नजर आ रही है? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगे कि यार ये सही नहीं है? मेरे ख्याल में हाँ, बोले यमुना। ओके गुड पॉइंट। यमुना ने कहा कि सर इसमें उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की बात की है, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड यमुना, शाबाश। ये बहुत अच्छा पॉइंट यमुना ने रेस किया कि देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट में बात हो रही है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है, लेकिन इशू तो ऐसा कि प्राइवेट स्कूल के भी है। तो ये तो ठीक है कि हमने रिसर्च की थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई जब लिखने बैठे तो हम इसमें प्राइवेट स्कूल की भी बात करें, और बहुत जबरदस्त पॉइंट है। तो अगेन, अब जब आपने इसको अपने पास लिखना शुरू किया, तो आपने उसके अंदर चेंजेस किए। आपने लिखा स्कूल्स इन कराची या स्कूल्स इन पाकिस्तान फेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। कराची के बाद भी नहीं कि आपने कहा पूरे पाकिस्तान का ये इशू है। ठीक है, अब यहाँ से अब आगे बढ़े। आगे बढ़ते वक्त आपने ये जो नीचे लिखा रहा है टाइप समथिंग, ये थोड़ा सा कट रहा है हमारा, अलबत्ता भाई ये टाइप समथिंग यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नीचे। यहाँ पे फिर आपने इसी बात को लेकर आगे शुरू हुए, आपने अपना आगे उसको देना शुरू किया कंस्ट्रक्शन। इसको कॉपी करने का आसान तरीका है, यहाँ पे गए मोर ऑप्शंस। ठीक है, डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, कॉपी का भी ऑप्शन आ रहा है। कॉपी करके आपने अपने नोट्स में पेस्ट कर दिया, गूगल कीप में कर दिया। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मशवरा ये है कि भाई यहाँ पे भी तुमने इवेलुएट करके इसको पैराफ्रेज करके लिखना है। तभी वो वाला पॉइंट आएगा हमारा, कौन सा था कि जिसमें हमने कहा था रिफाइन एंड ओन। जब रिफाइन करोगे तभी तुम्हारा अपना ओन होगा, वरना नहीं होगा। और वंस अगेन, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक तो टीचर्स को अंदाजा हो जाता है, प्रैक्टिकल में इतनी दफा कर चुके हो, तुम लोग को अंदाजा हो गया है कि यार टीचर को बच्चे का पहले से पता होता है वो क्या बिहेव करेगा। आप लोग 3 दिन भी जाते हो प्रैक्टिकम पे, तो फौरन क्लास समझ में आने लगती है, तो आपके टीचर्स को भी आपका समझ में आ जाएगा। खामा खाम में जो है ना मसला करने की जरूरत नहीं है। और आगे चल के वैसे भी जब आपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने एआई को यूज करना है, तो ये इशू रहेगा लाजमन। अब मैं आजकल जहाँ पे जैसे मैं अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एआई यूज कर रहा हूँ, आप यकीन करो कि यार मैं ये जो अगला लास्ट स्टेप है रिफाइन एंड ओन, उसके बगैर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं अब ये मैं उस स्टेज पर हूँ। मैं जाहिर सी बात है अगर मैं सारा डेटा एआई से कॉपी पेस्ट करूंगा, तो जो मेरी पोजीशन है उसके लिए ये बात गलत है। ठीक है, जो मेरी पोजीशन है मैं उसमें नहीं कर सकता। और मुझे ये बात भी पता चल गई है कि हमारे लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है, फौरन समझ में आ रही है कि एआई से क्या हुआ है। तो रिफाइन एंड ओन वाला काम जो है ये बहुत ज़रूरी काम है, उसके बगैर आपका चारा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉपी किया, कॉपी करके आप आगे बढ़ गए। अच्छा, अब हम जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने दोबारा इसी को कॉपी किया और आगे चल के आपने इसी को पेस्ट किया इंस्ट्रक्शंस को,
और दोबारा उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लेकर आप लोग आगे बढ़ गए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये चीज भी समझ में आ गई। बाज दफा बात करते करते आपको ख्याल आता है कि यार हम यहाँ पे ना किसी और एंगल पे बात करें। होता है क्या, कॉन्टेक्स्ट बहुत बढ़ गया, ठीक है। आप लेट्स से कि आप पहुंच गए कंक्लूजन पे, ठीक है, आपने शुरू किया इंट्रोडक्शन से, आखिर में कंक्लूजन पे पहुंच गए। अब आपको ख्याल आया कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर ना फला चीज को चेंज करने की जरूरत थी। तो अब आपको पता है ना कॉन्टेक्स्ट इतना लंबा हो चुका है, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप अपने चैट के अंदर पीछे गए, जहां पे आपने फोक करना है वहां पे जाके आपने ब्रांच फ्रॉम हियर कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे चलो यार मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। ये अब ये इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जो है मैंने कहा कि लेट से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, राइट एंड आई एम राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन से हम आगे बढ़ गए, ठीक है। अब जवाब सही आया गलत आया, बहरहाल फिलहाल हम लोग आगे बढ़ गए। मकसद यहाँ पे दिखाना है कि दो हो गया। अब जाहिर है तुम लोग जब काम करोगे तो दो क्या 10 20 30 40 आगे पहुंच चुके होगे। अब तुम्हें पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए क्या, पीछे जाना है, यहाँ पे गए और यहां जाके तुमने ब्रांच पे क्लिक कर दिया, ब्रांच फ्रॉम हियर। अब जब तुम इसमें ब्रांच करोगे, अब तुम देख लो इसके अंदर पहले उस वाले में कितने थे, देखो काउंट करो। पुराने वाले में, पुराने वाले के अंदर दो सवाल थे। पहला सवाल, दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। और जब तुम लोग एक्चुअली काम कर रहे होगे तो कितने हो गए, 10 20 30। जो मैंने ब्रांच की थी, मैंने ब्रांच की थी पहले सवाल के आंसर पे। इसमें कितने सवाल आ रहे हैं, एक सवाल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हिस्ट्री में तुम बैक पे जाके ब्रांच करोगे तो वहीं से ब्रांच करोगे। अब तुम्हारे अगर 20 25 सवाल हो गए, तुमने जाके 5वें सवाल पे ब्रांच किया, तो उस नई जगह पे नए चैट के अंदर कितने सवाल होंगे, 5 होंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया आपका। अगला जो पॉइंट है इसको बंद कर लो, यहाँ से क्लोज कर लो। और अगला ये पॉइंट है यहाँ पे जो है, देखो तुमने देखा था बार बार सेक्शन में कॉपी पेस्ट कर रहा था, देखा था। एक तरीका इसका ये है कि आप लोग, ये नजर आ रहे हैं इस आइकॉन, आप यहीं पे इंस्ट्रक्शन डाल दो, ओके। अब क्या होगा, इस पूरी चैट के अंदर जितनी भी बातें करोगे ना, उस चैट के अंदर वो इन पॉइंट्स का ख्याल रखेगा। अब जो मैंने पॉइंट्स बताए, कौन से पॉइंट, कि लैंग्वेज सिंपल हो, ठीक है, वोकैबुलरी सिंपल हो, और 200 वर्ड्स के अंदर अंदर जवाब दो, मैं उसको सेक्शन में लिख दूंगा। अब मैं जितनी भी बातें करूंगा, जितने भी सवाल पूछूंगा, सबका जवाब ऑटोमेटिकली आता रहेगा, तुम्हें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगेन एक बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अब जो हमने उस दिन बात की कि आपने अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली और पैराफ्रेजिंग अब समझ में आ गई है। आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की, उसको स्ट्रक्चर किया, एआई की मदद से आपने उसको प्रॉम्प्ट के जरिए से आपने उसको लिखा, उसको इवेल्युएट किया, और फिर फाइनली आपने पैराफ्रेज करके उसको अपना कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फिर जो है मैं गूगल एआई स्टूडियो की पर बात को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलूँ मैं, कुछ सवाल? अच्छा, अब थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक करके हम बात कर रहे थे स्कोप की। ये उस दिन हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स को सर्च किया था, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था कि भाई ये हमारा आया है। अब ये हिना की डॉक्यूमेंट थी, और हिना की डॉक्यूमेंट के अंदर सिमिलरिटी तो आई 15%, और एआई जो आया उसके अंदर 29%। मैं चाहता हूं कि हम इनकी एआई की रिपोर्ट भी देखें, ताकि आपको पता चले कि भाई एआई जनरेटेड की भी रिपोर्ट आती है। स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, देखो मेरे पास अभी पेड अकाउंट मौजूद है, तो उसका फायदा उठाओ, अपने नोट्स हैं, अपनी चीजों को मेरे पास भेजो, ताकि उसको भेज के जो है ना आप लोग को मैं दिखा सकूं कि भाई आप लोग खुद अपने तौर पे देख लें। प्राइवेट रिस्पांस आएगा ईमेल पे, आप लोगों को ये मसला नहीं कि जी आपका जो जवाब था वो पूरे ग्रुप के अंदर हमने शेयर कर दिया। इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ कि अगर मुझे 1 मिनट दें, मैंने उस दिन डाउनलोड किया था अपने पास, मैं 1 मिनट देख लूँ।
अच्छा, इस वक्त मेरे पास एआई की रिपोर्ट नहीं है, अलबत्ता ओके, इसको न्यू सबमिशन में ट्राई करता हूँ। इंटरनेशनल, चूज फाइल, डाउनलोड्स पे गए, SCL, सबमिट। ओके, जब तक ये प्रोसेस हो रहा है मैं आप लोग को एक और एआई के बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने अभी तक तो गूगल के जरिए से सर्च किया, एक और एआई हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है perplexity.ai। आप इसको भी चीजें सर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने कहा कि सर को पायलट भी मौजूद है बिंग पे, हम वहां से कर सकते हैं। गूगल के अंदर जेमिनाई मौजूद है, वहां पे भी कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी में ऐसी क्या खास बात है? परप्लेक्सिटी एआई का प्रॉमिस ये है कि वो जो भी आपको रिजल्ट देता है वो साइटेशन के साथ दे रहा है, रेफरेंस के साथ दे रहा है। जो अभी आपको वो आउटपुट दे रहा है वो साथ में उसकी साइटेशन और रेफरेंस भी मौजूद है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, जब तुम लोग ने अपने एक्शन रिसर्च पे काम, स्पेशली 2.5 वालों ने काम करना शुरू किया, उन लोग को लिटरेचर रिव्यू, मैंने कहा ना हर पॉइंट का एक ना एक रेफरेंस होना जरूरी है। अब बाज दफा पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑब्वियस है, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं रहे कि तुम्हें रेफरेंस कहाँ पे देना है। ये वाला काम तुम लोग किससे कर सकते हो? perplexity.ai की मदद से। यहाँ पे अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमन सी बात सर्च करता हूँ जल्दी से, पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। ओके, पॉपुलेशन इन पाकिस्तान को मैंने सर्च किया। अब आसान सवाल था, आसान सा आंसर आया, लेकिन देखो हर आंसर के साथ तुम्हें यहाँ पे सोर्सेस नजर आ रही हैं, नजर आ रहा है तुम लोग को? अब तुम देखो कल कला, चलो यहाँ पे वंस अगेन टाइम कम है, 1:30 बज चुके हैं। अब तुम लोगों ने अपने रिसर्च के अंदर रेफरेंस देना है कि अगेन बच्चों की दिलचस्पी खत्म हो गई है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, स्क्रीन का जम्पशन बढ़ गया है, सबको पता है, लेकिन फैक्ट भी तो कहीं से देना है। टाइम कम है, पहले 20 पेपर पढ़ चुके हो, लिटरेचर रिव्यू 20 कर चुके हो, अब बाकी भी लेकर आने कहाँ से करोगे? perplexity.ai, वहां पे तुमने डालेगा, जो भी सवाल डालोगे उसका जो भी जवाब देगा साथ में रेफरेंस भी दे रहा होगा। अब उस रेफरेंस को तुम लोग अपने पेपर के अंदर मेंशन कर सकते हो। सही है। अलबत्ता क्या हम हर किस्म के लिंक को रेफर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ब्लॉग वगैरह जो होती हैं, जो हमारी न्यूज की वेबसाइट्स होती हैं, स्पेशली ब्लॉग को, उसको अमूमन हम लिंक में नहीं देते। हमारी कोशिश ये होती है कि साइंटिफिक जर्नल के जो आर्टिकल्स हैं उसको हम लिंक करें, उसको एज ए रेफरेंस माना जाता है। ठीक है, क्या नहीं होता? नहीं तो उसमें वेबसाइट का लिंक देंगे आप। गुड पॉइंट, आयशा का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर वेबसाइट पे डो ही नहीं है, तो ये जो आपको मैंने बताया था ना, वो जो सॉफ्टवेयर जोटेरो, जोटेरो के जरिए से उसको भी सेव कर लो, वो उसको ऑटोमेटिक लिंक बना देता है। DOI नहीं होगा, अलबत्ता लिंक पूरा रेफरेंस वो APA स्टाइल के अंदर पूरा लिंक दे देगा। अलबत्ता ये बात तुम्हें लाजमन जहन में रखो कि देखो हर चीज, हर लिंक जो होता है ना वो रेफरेंस पे यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? तुम अखबार का लिंक शायद दे सकते हो, लेकिन ब्लॉग का लिंक तो तुम हरगिज नहीं दे सकते। तो तुम्हें यह भी देखना है आर्टिकल कौन सी जगह पे पब्लिश हुए हैं, क्या वो साइंटिफिक आर्टिकल है, साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुए तो तुम उसका दे सकते हो। वरना सिर्फ ऐसी किसी का ब्लॉग है मेरी वेबसाइट से उठा के दे दिया तो उसको रेफरेंस सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दो बातें पता चली, परप्लेक्सिटी से आपको रेफरेंसेस साइटेशन मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ परप्लेक्सिटी का हर लिंक जो है ना आपके काम का नहीं है। हर चीज का लिंक को आप नहीं दे सकते। जैसे आप देखो विकीपीडिया का लिंक है। अब बात यह है कि विकीपीडिया के जो लिंक्स होते हैं ना वो रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर नहीं माने जाते, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। विकीपीडिया के जो लिंक्स है वो नहीं माने जाते, तुम इसको नहीं दोगे। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि सर परप्लेक्सिटी में आ गया था तो हमने डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी टीचर आपको सुपरवाइजर उसको डिटेल में देखेगा तो विकीपीडिया के लिंक को उड़ा देगा कि ये गलती है। आपने जो है देखना है कि कौन सा रेफरेंस है, उसको आपने उसकी वो कितना रिलायबल है, कितना जेन्युइन है, उसकी रोशनी में आपने फैसला करना है कि मैंने उसको मेंशन करना है या नहीं करना। डन है? ठीक है जी। एक अगेन छोटी सी देर में, थोड़ी सी देर के अंदर आपको हमने इसके बारे में बता दिया। अब चलते हैं यहाँ पे स्कोप पे चलते हैं, इनकी रिपोर्ट तैयार है। तो 29%, इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करके हमने इसको खोला। तो हिना आप लोग में से वो दिलेर खातून है जो अपना काम दिखाने पे उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो हिना की डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर उसने बताया कि 29% AI आई है। ठीक है, 29% डिटेक्टेड एज AI। इस वक्त HEC का जो रूल है, HEC ये कहता है, HEC AI को भी एज अ सोर्स ले रहा है। और मैंने क्या कहा था कि किसी एक सोर्स से आपकी 2% से ज्यादा सिमिलरिटी नहीं हो सकती। तो अब ये HEC वालों की अगर इस लॉजिक को फॉलो किया जाए
तो ये है कि जी आपकी टेक्स्ट के अंदर 2% से ज़्यादा एआई नहीं हो सकती। अब इस पे बहस चल रही है, इस पे मुबाहिसा है। अभी चूंकि बहरहाल पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ पे वक्त पे फैसला नहीं होता, तो ये एक इशू मुस्तकिल चल रहा है कि यार ये जो 2% पे लाना, जब हम एक अच्छी इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें एआई आ जाती है, तो 2% पे तो लाना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल अभी तक HEC ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की है। बहरहाल तो आप देख रहे हैं कि जी इसके अंदर 29% डिटेक्टेड बाय एआई आ गई। और उस दिन हिना ने हमें खुद भी कहा था कि जी मैंने एआई से हेल्प ली है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि भाई अगर तुम लोग आग बंद करके एआई से काम कराओगे तो वैसे ही आ जाएगा। तो भाई काइंडली उसको अवॉइड करो। एक तो मैंने फॉल्स पॉजिटिव वाली बात बता दी, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव वाली बात करके तुम बच नहीं सकते, क्योंकि टीचर्स को भी अंदाजा हो जाता है कि यार ये तो एआई से लिखा हुआ है, ठीक है। और जितना ज्यादा लोग एआई से अवेयर होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा उनको अंदाजा होता जाएगा ये काम एआई का या खुद का किया हुआ है। खुद ब खुद जैसे तस्वीरें आती हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक वगैरह पे तस्वीरें देख के आप लोग खुद अंदाजा हो जाता है ये तो एआई की तस्वीर है, खुद अंदाजा हो जाता है। हालांकि बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही होती है, कभी उंगलियों की तादाद ज्यादा होती है, कभी कलर की शेड से पता चल जाता है। अच्छा, ऐसे टूल्स भी आ गए जो डिटेक्ट करके बता देते हैं। अगेन इंशाल्लाह वर्कशॉप होगी तो उस टूल से भी आगे कराएंगे, तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं। बहरहाल बात ये हो रही है कि इंसान की आंख जो है वो बता रही है कि भाई एआई यूज हुआ है, तो इसमें भी ऐसा पॉसिबल है। तो लिहाजा अगेन पैराफ्रेजिंग लाजमन आपने करनी है। 7% इसमें बता दिया, ठीक है। सॉरी 7% नहीं, एआई जनरेटेड 29%, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़े। फिर आगे वो यही कह रहा है इसके अंदर कि भाई फॉल्स पॉजिटिव का जिक्र नजर आ रहा है, फॉल्स पॉजिटिव, तो वो खुद भी इस बात को कह रहा है। अब आपका टीचर अगर फॉल्स पॉजिटिव को नहीं समझता तो आप फंस जाओगे। अपना काम साफ सुथरा करो ताकि किसी को तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने का मौका ना मिले। आगे चल के इसने हाईलाइट किया हुआ तो उन तमाम सेक्शंस पे जहाँ पे उसको एआई यूज होते हुए नजर आई है। अब वो सेक्शंस कहाँ, ये आगे चलो। अकॉर्डिंग टू द कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ 5 कोर कॉम्पिटेंसीज, तो वो कह रहे हैं कि यार ये जुमला जो है ना एआई का लिखा हुआ लग रहा है। ओके, अब आप कह सकते हैं सर ये तो मेरा लिखा हुआ है, लेकिन भाई उसको एआई के ऊपर इस पर शक हो रहा है। तो ये चीज़ें डिटेक्शन हो जाती है, फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं। अभी कॉलेज के मैगजीन के हवाले से बात हो रही है, तो कॉलेज के मैगजीन के लिए जो हम लोग की वो जो मीटिंग हुई थी तो उसमें यही वाली बात हुई है कि भाई एआई को चेक किया जाएगा। तो वहां पे क्या पता फॉल्स पॉजिटिव आ जाए। और सबसे अच्छा तरीका है कि भाई खुद ही लिखो, ताकि जब कल अगर कुछ कहे भी तो तुम फाइट तो कर सको। अगर तुमने खुद एआई को यूज किया होगा तो तुम फाइट करने के काबिल नहीं होगे, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, दो हमने चीजों को कवर कर लिया। अब लास्ट चीज जो मैं कवर करना चाहता हूँ, और आप लोग बहुत बेताब होंगे घर जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सब्र कर लें क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छा टूल है हमारा जिसका नाम है नोटबुक LM। इसको मैं सर्च करके भी दिखा दूं आपको। नोटबुक LM, ठीक है, गूगल नोटबुक LM। अब यार ये टूल आ चुका है, इस टूल के बारे में ना आप लोग को आगाह होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, आप लोग अपने अकाउंट से खोलोगे, यहाँ पे जाके आपने क्लिक किया, ओके। अब जाके उसने बोला, यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है क्रिएट न्यू नोटबुक, आपने इस पे क्लिक किया, एक न्यू नोटबुक खुल जाएगी। अब यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि भाई सोर्सेज को अपलोड करो। अब ये सोर्सेज आपके सारे गूगल ड्राइव वगैरह पे जाती है। याद है मैंने कहा था गूगल कीप को यूज करो, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त गूगल जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट गूगल हर कोई कोशिश कर रहा है कि उनके टूल्स के अंदर जो है ना एआई बड़ी जबरदस्त तरीके से इंटीग्रेट हो जाए। और मैं ये समझता हूँ गूगल इस वक्त इंटीग्रेशन के मामले में लीड कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अपनी मीटिंग के नोट्स हो, अपने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, सबको गूगल कीप के ऊपर मेंटेन करो, आगे चल के तुम्हें काम आएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं 2-3 रिसर्च पेपर अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। चूज फाइल टू अपलोड मैंने पहले सेव किए हुए थे, वर्कशॉप के नाम से फोल्डर बनाया था मैंने, ये रहा वर्कशॉप, ठीक है। ये 2 पेपर्स थे, मैंने 2 पेपर्स को अपलोड किया, नंबर 1। अब देखो हुआ क्या, मैंने एक नोटबुक बनाई और उस नोटबुक के अंदर मैंने कुछ रिसोर्सेज डाल दिए। अब मैं इससे जो सवाल पूछूंगा वो उसी रिसोर्सेज की मदद से मुझे उन सवाल का जवाब यहाँ पे लाके दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इससे सवाल पूछता हूँ, गिव मी, क्या कह सकते हैं आपको सवाल मुझे बताओ, गिव मी। अच्छा यहाँ से मैंने लेट से कहा इसको हटा दिया मैंने ना, अभी सिर्फ इस वाली सोर्स को एक्टिव किया हुआ है। मैंने कहा गिव मी रिसर्च क्वेश्चन of this source, of the active source, explain it in simple words। और explain के अलावा उसके अंदर मैं ये भी कर दूं, also give me
verbatim quote from the source. ठीक है। हाँ जी, based on the source provided, the paper doesn't explicitly state a formal research question using the exact phrase. However, it clearly outlines its focus and purpose, which serves a similar purpose as central inquiry. ठीक है। हाँ जी, the paper focuses on using the multimedia design. अब मुझे एक बात बताओ, याद है हम लोग लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे, और अच्छा आखिर में देखो उसने अपने तौर पे बहरहाल कोशिश करके वर्बेटिम कोड भी निकाल के लेकर आ गया। दिस पेपर फोकसेस ऑन यूजिंग द, ओके हदीका पढ़ो जरा इसको। हाँ जी, हो गया, लिटरेचर रिव्यू का काम भी आसान हो गया। अब एक बार फिर मैं कह रहा हूँ भाई, मेरा मशवरा ये है, ज़्यादा ढंडोरा मत पीटना एआई का, क्योंकि शायद मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि यार हर किसी की अवेयरनेस एआई के हवाले से एक जैसी नहीं है, और वो लोग आपकी तमाम तर मेहनत को इग्नोर कर देंगे, वो शायद ये समझें कि बच्चे ने खुद कोई काम नहीं किया है। तो मेरा मशवरा है कि ज़्यादा एआई के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप काम करो, सबमिट कराओ, जो इश्यूज आते हैं उसको डिस्कस करो, और अगर जिस तरीके से मैंने बताया है कि तुम लोग उसको रिफाइन करो, ऑन करो, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कोई इशू नहीं होगा। मसला सारा यहाँ पे ये होता है, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई एआई आ चुकी है, आप लोगों को नहीं रोक सकते। अगर आप लोग ऑनलाइन इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो अच्छी खासी बहस चल रही है, बास टीचर्स जो है वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स पे पाबंदी लगा रहे हैं, आपने एआई यूज नहीं करनी, लेकिन आप क्या पाबंदी लगा सकते हो, कहाँ कितना रोक लोगे उसको? ये बेकार की बात है, इसका आप बेहतर है कि आप इसके साथ जीना सीख लें। अब मैं आप लोगों को नोटबुक एलएम के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, कोई दूसरा बता देगा, या खुद पता चल जाएगा। ये हमने अपनी क्लास में देखा, हमारी क्लास के अंदर बच्चों जिनको चैट जीपीटी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करना आता था, वो नोट्स वगैरह के अंदर कोई टेंशन नहीं है, बाकी बच्चे नोट्स के लिए परेशान फिर रहे हैं कि नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है। तो यही वाला प्रॉब्लम होता है कि एक बच्चे को थोड़ा सा एडवांटेज मिलकर वो आगे पे चढ़ा गया। अब आप में से जिनको नोटबुक एलएम के बारे में पता होगा वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा जो बच्चा है वो पीछे रह जाएगा। तो मकसद ये क्या है, सब एक साथ जो डिजिटल डिवाइड है वो खत्म हो जाए। लेकिन तुमने ये भी तो देखना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऐसा ना हो कि टीचर तुम्हारे काम को वैल्यू ना करे। पेपर तो तुमने खुद ही ढूंढा ना, ढूंढ ढांड के उसको निकाला। तो अगेन एआई को एज असिस्टेंट यूज करो, और बिल्कुल यूज करो, इसको ज्यादा यूज करो, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है। और इसको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ यूज करो, कि कहीं ऐसा ना हो कि एज ए टीचर तुम कैसे करोगे। लेकिन यहाँ पे मेरा मशवरा है कि फिलहाल डंडोरा ना पीटे। ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत जो है वो सब उस पर पानी फिर जाएगा, तो बच्चे एआई से करके ला रहे हैं। मुझसे कुछ टीचर्स ने भी कहा था, बच्चे चैट जीपीटी से लिख के ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बहस का मौका नहीं होता हर मौके पे, लेकिन मैं बहरहाल ये समझता हूँ कि यार वो तो होगा, क्योंकि जब हमारे बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है और हम काम भी उनसे इंग्लिश में करवाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एआई वगैरह का टूल कोई ना कोई यूज़ करेगा। अलबत्ता जो अहमकों की तरह अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, वो हिमाकत कर रहे हैं, उसको उनको लाजमन नुकसान होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ, कि एक और इसका यूज़ दिखा दूँ। लेट्स से यूट्यूब पे गए, और यूट्यूब पे हमने किसी भी लेक्चर का लिंक ले लिया, इसी लेक्चर को उठा लिया हमने, और सॉरी इसका लिंक कहाँ पे है? इसका लिंक हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू, वापस हम गए नोटबुक एलएम के ऊपर, और लेट्स से यहाँ पे चाहो तो एक नई नोटबुक बना लो। ओके, एक नई नोटबुक बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपलोड सोर्सेज के अंदर मैंने दिया इसको लिंक यूट्यूब का। ओके, यूट्यूब का यूआरएल दे दिया, वीडियो आ गई, और अच्छा इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, होप कि जल्दी से ये काम हो जाएगा। ओके, और इसको मैंने कहा समराइज this video into 10 points. Okay, and please translate to Urdu. बहरहाल ये प्रोसेसिंग हो रही है। अलबत्ता ये पूरे वीडियो को इस तरह से समराइज करके भी आपको बता देता है
कि भाई इस वीडियो में पूरी क्या बात की गई है, किस तरह से की गई है, और समराइज करके। अब अगेन यहाँ पे भी आपको नजर आया समरी इन पॉइंट्स इन इंग्लिश, 10 पॉइंट्स ये आ गए। इस लेक्चर के अंदर मैंने बात की थी, ये प्रोटोकॉल्स के हवाले से बात की थी। आगे चल के जो है इसने उसका, और बिल्कुल यही एग्जाम्पल मैंने क्लास में दी थी। वो जो लेक्चर है ना, मुझे याद है, उसमें मैंने वो रंगीन कपड़े की एग्जाम्पल देकर समझाया था कि आप जो है ना, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। सुर्ख का मतलब घर पर नहीं है, ये बिल्कुल मेरे अल्फाज हैं, और उसने उन अल्फाज को भी उसने डिटेक्ट किया। बहरहाल, तो ये आपके पास समरी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी नोट कर ली कि जैसे मैंने वहाँ पे किया था कि यूज सिंपल इंग्लिश, 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी कि 10 पॉइंट्स में जवाब देना, 10 पॉइंट्स उर्दू में, तो उसने ये काम भी करके दे दिया। अगेन इसको भी आप लोग अपने एक्शन रिसर्च के लिए, काम को आसान बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस पूरी वर्कशॉप का एक समराइज कर रहा हूँ। हमने बात शुरू की थी लिटरेचर रिव्यू के हवाले से। लिटरेचर रिव्यू क्या है, फिर हमने बात की सवाल है कोई आप, ओके अच्छा, हमने बात शुरू की लिटरेचर रिव्यू से। लिटरेचर रिव्यू क्या है, फिर हमने गूगल स्कॉलर को एक्सप्लोर किया कि गूगल स्कॉलर क्या है, किस तरीके से जो है आप उसके अंदर पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की, टाइम फ्रेम की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च के लिए अमूमन ये होता है कि जी आपके पास लेटेस्ट पेपर होने चाहिए। फिर हमने बात की इन पेपर्स को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने बात की कि हमारे पास पे वॉल्ड भी हैं और ऐसे भी हैं जो कि ओपनली हमारे पास एक्सेसिबल होते हैं। हमने उनके ऑल्टरनेट्स की बात की, जिसमें सबसे मशहूर ऑल्टरनेट जो है साई हब है, जिसके ज़रिए से आप पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारी बात शुरू हुई DOI के हवाले से कि DOI क्या है और इसकी मदद से आप पेपर तक पहुंच सकते हैं। और DOI जो होता है वो हर पेपर का यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। और उसके साथ साथ फिर हमने बात की जोटेरो की, कि जोटेरो की मदद से किस तरीके से अपने रेफरेंसेस को आप मैनेज कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमारी बात शुरू हुई MS वर्ड के हवाले से कि MS वर्ड के ज़रिए से आप पूरे रिसर्च के अपनी तमाम चीज़ों को कैसे, अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं, पेज नंबर कैसे मैनेज कर सकते हैं, हेडिंग्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और रेफरेंसेस को कैसे जोटेरो की मदद से उसके अंदर आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने बात शुरू की, यार अब हमने लिखना कैसे। अब यहाँ पे हमने इंडिविजुअली हर सेक्शन को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे किस चीज़ के बारे में क्या आएगा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग काम होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, और अमूमन उसी इंट्रोडक्शन का प्रपोजल बना के देखते हैं। तो उस प्रपोजल के अंदर हमने बात की कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, किस में क्या फ़र्क है, डेलिमिनेशन में क्या चीज़ें आती हैं। हमने उन तमाम चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने बात की, जब हमें समझ में आ गया लिखना क्या है, तो अब लिखें कैसे, ठीक है, समझ में आ गया कि वहाँ पे क्या चीज़ें लिखना कैसे। जिसके अंदर फिर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के हवाले से बात की और पैराफ्रेजिंग के हवाले से बात की। और फिर आखिर में, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे आपको प्लेजरिज्म को डिटेक्शन के टूल्स के बारे में भी अवेयरनेस दी कि भाई ऐसे टूल्स मौजूद हैं। अगर कॉलेज में कोई आपको नहीं पकड़ रहा तो इससे ये खुश ना हो कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। यकीनी तौर पे आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको लाजमन उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग ऐसे काम ना करें, क्योंकि ऐसे टूल्स मौजूद हैं। अब मैं एक बार फिर कहूँगा, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा, जो रह गए मैं उनसे भी कहूँगा कुछ ना कुछ सेंड करो, ताकि तुम्हें एक दफ़ा अवेयरनेस हो जाओ कि भाई कि तुम्हारा काम जो है वो मतलब किस तरह से उसके जो टूल्स हैं वो कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं। उसमें तुम्हें एक तो अंदाजा हो जाएगा वो कितने एफिशिएंट है, ताकि तुम लोग आइंदा ये बात ना करो कि वो सिनोनिम यूज कर लो, सेंटेंस आगे पीछे कर लो, भाई वो चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। नंबर वन। नंबर टू, तुम्हें ये भी पता चलता है कि बाज़ दफ़ा अपना काम किया होता है तो वो भी सिमिलैरिटी में आ जाता है। तो तुम्हें उसके अभी से पता हो, वरना ऐसा ना कल ना जाके तुम अपने स्टूडेंट्स का जीना हराम कर दो कि तुमने चीटिंग की टर्नेटिव ने कहा। ऐसा नहीं है, तुम्हें पता हो कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। और फिर आज हमने आखिरी क्लास के अंदर AI टूल्स के हवाले से बात की। हमने बात की कि यार AI कितनी ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, मिसकंसेप्शंस हैं। हम AI को जो है जवेरिया, हम AI को कितने स्टेप्स के अंदर यूज़ करने की कोशिश करें, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उसके बाद स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद AI यूज़ करें। अब तुम देखो, उस पूरे काम के अंदर AI सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुआ है, उस 5 में से एक AI सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुआ, बाकी चारों हमारे हैं। तुम इस तरह से काम करोगे, कोई तुम्हारे काम के ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा। और यही चीज़ ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट द कॉलेज, इट्स अबाउट योर जॉब। अच्छी जगह पे जॉब करोगे, वहाँ पे तमाम चीज़ों को एवेल्युएट कर रहे होते हैं और लोगों को समझ में आ रहा होता है, वहाँ तुम फंस जाओगे, तुम्हारे काम की वैल्यू कम होगी। साथ ही साथ हमने आपको फॉल्स पॉजिटिव के बारे में बताया कि फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने खामा खामा कहा कि जी तुम जो नकल कर रहे हो, हालांकि वो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हमें शक हुआ और हमने उसमें कह दिया। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन टूल्स हैं, चाहे टर्निटिन हो, चाहे क्विलबॉट हो, चाहे कोई सा भी टूल हो, वो जो दावा कर रहा है कि जी ये हम AI डिटेक्ट करते हैं या प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करते हैं, तो आप उसके ऊपर आंख बंद के यकीन ना करें। फिर हमने AI टूल्स के बारे में बात की। हमने गूगल AI स्टूडियो को एक्सप्लोर किया, हमने परप्लेक्सिटी को यूज़ किया,
और हमने नोटबुक एलएम को यूज़ किया। और फाइनल बात हमने ये की कि भाई एआई के बगैर गुजारा नहीं है, आप एआई को लाजमन यूज़ करें और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ यूज़ करें कि क्या क्या इसकी खामियां हैं, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, ताकि आप लोग जो है मतलब आप लोग किसी प्रॉब्लम मतलब आगे चल के आप ज़्यादा बेहतर यूज़र उसके बन सके। आप अंधे मुकल्लिद ना हो, अंधी जो कहते हैं अंधी तकलीद करने वाले ना हो, बल्कि आपको पता हो कि अपने जहन के साथ इसको कर सके। क्योंकि कहते हैं टीचर जो है एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा होता है। आप भले किसी भी क्लास को पढ़ाएं, आपने बनना लीडर ही है। तो लीडर के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर एक उसके हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स पता हो, और उसको उसकी स्ट्रेंथ भी पता हो, उसके थ्रेट्स भी पता हो, और उसी की नज़र में वो फैसला कर सके हमने यहाँ पे किस तरीके से उसको यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आपके स्टूडेंट आपसे ज़्यादा होशियार हो। हमारी वर्कशॉप खत्म हो रही है, मैं आप लोग की अटेंडेंस लूंगा। अटेंडेंस क्यों ले रहा हूँ? इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्कशॉप जब भी हमारी प्लान होगी तो इसी अटेंडेंस के फैसले में जज करूंगा किसको लेना नहीं लेना। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वर्कशॉप का, मैं पहले से ये कह रहा था कि हमारे पास बच्चे कम हो। क्यों? क्योंकि यार ये प्रैक्टिकल काम हम इसलिए नहीं करा पाते, या तो हमारे पास 3-4 लैब असिस्टेंट हो, तो हर बंदा एक एक टेबल पहुंचा वो आप लोग को गाइड कर रहा है। अब अकेला टीचर पढ़ा भी रहा है, गाइड भी कर रहा है, नहीं हो पाता। हमने उस दिन देखा जब क्लास में हमने एक्टिविटी कराई तो मैं 2 या 3 टेबल से ज्यादा जा ही नहीं सका था। तो एक इशू ये आता है। मेरा बार बार इसरार था कि हम बच्चों को कम रखें, इतने ज्यादा बच्चे ना भरें कि हमारे लिए इशू बन जाएगा। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे, उनके जहन में वर्कशॉप का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम लेक्चर दे रहे हैं, जबकि वर्कशॉप का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने प्रैक्टिकल काम करवाना है। तो अब तो मेरे पास डेटा मौजूद है, उस डेटा की मौजूदगी में मैं कह सकता हूँ। नंबर 2, मेरे पास जो टीचर्स का फीडबैक था वो फीडबैक सही साबित हुआ। जिन बच्चों को हमने नहीं दिया था वो जबरदस्ती आए कि हमें बैठना है, तो फायदा कुछ नहीं हुआ, चंद दिनों बाद वो चले भी गए। तो कोई जरूरत नहीं थी उनको आने की, ठीक है, और कोई ना कोई एक्सक्यूज के साथ वो एबसेंट हो गए। लेकिन फायदा जो हम पहले उनको हटा रहे थे, तो थोड़ा सा हमारे ऊपर दबाव था कि नहीं जी फला को भी डालो, फला को भी डालो। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट एआई वगैरह की वर्कशॉप होगी तो इस डेटा की मदद से मैं जज कर सकता हूँ, हाँ जी फला बंदी इतने दिन तक रेगुलर आई थी, फला ने तो आई भी नहीं, तो मैं उसको मुझे लेने की उसको क्या जरूरत है। समझ रहे हो बात को? तो आज की भी अटेंडेंस आप लोग की इसलिए जरूरी है। अब इसके बाद मैं आप लोग को इंशाल्लाह ताला आज मैं एक फॉर्म डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा, और आप में से बाज लोग, जैसे मुझे पता चला हमना जो है वो डिस्कॉर्ड पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो भी नहीं है, तो यार आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजें, उसके जरिए से आप लोग का फीडबैक चाहिए, क्योंकि उस फीडबैक की मदद से हम अगली दफा वर्कशॉप को हम बेहतर कर सकें। फीडबैक का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि सर आप बहुत अच्छे हैं, सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। फीडबैक के अंदर ये चीज आ जाती है कि भाई आप किस तरह से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप मुस्तकबिल के टीचर हैं। आज हम करा रहे हैं वर्कशॉप, कल आप करा रहे होगे। जब आपके अंदर इतनी सलाहियत डेवलप हो गई कि आप खुद जज कर सको, यार इसमें यूं इंप्रूवमेंट आती तो बेहतर था, यूं हो जाती बेहतर था, तो फिर एक तो आपके अंदर ये सलाहियत पैदा होगी, कल कल आप खुद भी वर्कशॉप कंडक्ट कराओ, नंबर 1। और साथ ही साथ हमें भी फायदा, हम भी नेक्स्ट टाइम अपनी वर्कशॉप को ज्यादा इंप्रूव कर सकेंगे। ठीक है, बस आप लोग की अटेंडेंस लेनी है, उसके बाद आप लोग की छुट्टी।